नमस्कार, मैं हूँ वंशिका निवेदिया और आज मेरे साथ हैं दिल्ली के नामी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और रेटिना सर्जन डॉक्टर विनय गरोडिया. He is the founder director of Synergy Eye Care, and today he will answer some eye related questions for us and he will help us demystify the eye. तो सर एक वेरी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूँगी कि कब कब एक पर्सन को आई टेस्ट के लिए जाना चाहिए, किस एज के लोगों को और क्या फ्रीक्वेंसी पे हमें आई टेस्ट की ज़रूरत होती है. वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो, एक तो ऑफ कोर्स अगर आपकी आंखों में कोई भी दिक्कत हो तो आपको प्रॉपर आई टेस्ट करवाना चाहिए। ठीक. कई बार लोग बोलते हैं जी प्रॉपर दवाई मैंने किसी केमिस्ट से लेकर के डाल ली, या मैंने जाकर अपना चश्मे का नंबर कहीं पे दिखा दिया ऑप्टिकल शॉप में। वो प्रॉपर आई टेस्ट नहीं है। आपको आई टेस्ट किसी ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट या किसी आई सर्जन से करवाना ज़रूरी है, बिकॉज क्या बीमारी है उसका बेस्ट पर्सन टू टेल यू इज़ अ आई सर्जन। ठीक है। तो एक तो ऑफकोर्स अगर आपको आंखों में कोई भी दिक्कत हो, अगर आपकी नज़र कम हो रही है, अगर आपको पेन हो रहा है, अगर आपकी आंखों में रेडनेस हो रही है, या कोई भी सिम्टम्स हो, आप उसको इग्नोर ना करिए। कोई फ्लैशेस या फ्लोटर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बिना किसी तकलीफ के भी आपको डॉक्टर के पास में रेगुलर चेकअप कराना चाहिए ना। वो कंडीशंस हैं, एक तो बच्चों में, एक तो जब बच्चे पैदा होते हैं उस समय में जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो भी एक बार ब्रॉडली आई का चेकअप करते हैं कि उनका जन्मजात कोई बीमारी ना हो उनकी आंखों में। दूसरा, जब बच्चा स्कूल जाने वाली एज में होता है उस समय उसका एक चेकअप होना चाहिए, ताकि हम ये देख सकें कि बच्चे को कोई चश्मे का नंबर तो नहीं है, उसको कोई स्क्विंट या भैंगापन की प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा, करीब हर 3-1 साल के अंदर में स्कूल की एज में रेगुलर बेसिस पे अगर कोई दिक्कत ना हो तब भी चेकअप कराना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर बच्चे को चश्मा का नंबर है तो फिर और फ्रीक्वेंटली हर 6-6 महीने में चेकअप करना होगा। नॉर्मल यंग एज में आप जो है हर 2-3 साल में चेकअप करवा सकते हो, पर 50 साल की एज के बाद में काफ़ी सारी बीमारियां जो एज रिलेटेड होती हैं उसमें आपको रेगुलर चेकअप करवाना होगा एवरी 1 ईयर टू 2 ईयर। अगर आपको इसके साथ में कोई और कंडीशंस हैं, मान लो आपको डायबिटीज़ की बीमारी है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या आपको हाई नंबर पावर है, माइनस पावर आपका ज़्यादा है, या आपके परिवार में किसी को काला मोतिया या ग्लोकोमा की प्रॉब्लम रही है या रेटिना की प्रॉब्लम रही है, या आपको कोई फ्लैशेस या फ्लोटर्स हो रहे हों, इन कंडीशंस में आपको रेगुलर बेसिस पे हर साल 6 महीने में चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि ये बीमारियां कई बार ऐसी होती हैं जिसमें एक बार नज़र चली जाए तो वापस नहीं आती। तो जितना जल्दी हम इस बीमारी के बारे में पकड़ लें उसको, उतना बेहतर उसके रिजल्ट्स आ पाते हैं। तो दीज आर द कंडीशन, जबकि आपको कोई तकलीफ ना भी हो तब भी आपको आंखों का चेकअप करवाना चाहिए। सब बच्चों को भी आजकल बहुत चश्मा लग रहा है. इज़ इट बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम? आजकल तो ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड चाइल्ड इन स्कूल इज़ वेयरिंग स्पेक्स. तो जैसे कहते हैं टीवी पास से देखने से चश्मा लग जाता है, फ़ोन पास से देखने से चश्मा लग जाता है. तो ऐसा कुछ है क्या? देखो, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो बच्चों में चश्मा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि थोड़ी अवेयरनेस हमारे में बढ़ गई है। जिन बच्चों का चश्मा मिस आउट हो जाता था उसका पता चल जाता है कि बच्चे को कम दिख रहा है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि बच्चे को ठीक समय पे पता चल के हम उसको चश्मा दे पाते हैं। क्योंकि बच्चों में ठीक समय पे चश्मा लगाना इसलिए ज़रूरी है कि अगर बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है और बच्चा चश्मा नहीं लगा रहा, तो जो आँखों में इमेज बनती है वो ब्लर बनती है। वही इमेज आपकी ब्रेन तक जाती है। वो जो ब्रेन का जो विज़न वाला पार्ट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता। देयरफॉर एक लेज़ी आई या एम्ब्लोपिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आपके बच्चे को चश्मे की ज़रूरत है तो उसको चश्मा रेगुलरली लगाना चाहिए, ताकि उसके ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर्ली हो सके। क्योंकि ब्रेन का डेवलपमेंट जो है वो 8 से 10 साल की एज तक होता है। अगर उसके बाद आपने चश्मा दिया भी और अगर ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो कई बार वो नज़र इंप्रूव नहीं हो पाती, जिसको एम्ब्लोपिया लेज़ी आई बोलते हैं। तो एक तो वो कारण है। दूसरा, ऑफ कोर्स क्योंकि बच्चे ज़्यादा स्क्रीन पे रहते हैं उसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा आँखों में स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है, उनको ज़्यादा एकोमोडेट करना पड़ता है, एंड दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस कि इन बच्चों का नंबर ज़्यादा आता है। तो देर आर 3 वेज इन विच हम बच्चों का नंबर कंट्रोल कर सकते हैं कि ज़्यादा ना बढ़े। नॉर्मली जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनका नंबर धीरे धीरे माइनस पावर बढ़ता है। पहला, जितना टाइम बच्चा आउटडोर स्पेंड करे, सनलाइट में हो, जितना आउटडोर में रहे, क्योंकि बच्चा दूर की तरफ देखेगा तो उससे उसका पावर बढ़ने का स्पीड कम हो जाती है। और आँखों के साथ साथ उसकी ओवरऑल सेहत भी बेहतर होती है कि बच्चा जो है फ़ोन पे जो है गेम्स खेल रहा है, सच्चा बाहर जाके रियल गेम्स खेले। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरा, आजकल कुछ ड्रॉप्स भी हैं जो डाइल्यूटेड एट्रोपिन ड्रॉप्स हैं, जिसमें दिखाया है कि कुछ पावर बढ़ने की स्पीड कम हो जाती है अगर बच्चों की आंखों में रात को एक बार दवाई डाली जाए। बट ऑफ कोर्स ये दवाई कोई भी डालो तो डॉक्टरी सलाह के बाद ही डालना चाहिए। तीसरा, आजकल कुछ नए किस्म के चश्मे के लेंसेज आ गए हैं जिसको लगाने की वजह से चश्मे का प्रोग्रेशन का स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो दीज आर द 3 थिंग्स। जो ड्रॉप्स हैं या चश्मा है वो तो ऑफ कोर्स आपकी डॉक्टरी सलाह के बाद ही होगा, लेकिन बच्चे को आउटडोर आप जितना भेज सकते हो उतना अच्छा है।
जितना बच्चा स्क्रीन पे रहेगा उतना उसकी आंखों में स्ट्रेन होगा, उसको ड्राइनेस की टेंडेंसी होगी, उसकी मसल्स का पेन होगा। तो नंबर बढ़े ना बढ़े बट ये वाली भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो प्लस ओवरऑल डेवलपमेंट में भी आप देख रहे हो आजकल बच्चे अगर स्क्रीन पे ज़्यादा लगे उनका सोशल डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा। सो ऑन दी होल दैट इज़ गुड फॉर आइज़ एंड इवन इफ़ नॉट ओवरऑल बच्चे के लिए अच्छा है। सो ये तो हमें करना ही चाहिए कि बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना कम से कम हो सके और जितना बच्चा बाहर जाके खेल सके, दैट इज़ गुड फॉर हिम। What about reading books? Is that also harmful to the eye? See, anything that if you are using your eyes for a very prolonged time, there is no harm in reading books. बट होता क्या है, जब ज़्यादा देर बुक्स पढ़ रहे हो या कुछ ज़्यादा देर आप स्क्रीन देख रहे हो तो यू टेंड टू फॉरगेट टू ब्लिंक। आप पलक झपकाना भूल जाते हो, जिसकी वजह से आप पलक झपकाते भी तो आप पूरी पलक नहीं झपकाते, पार्शल पलक झपकाते हो। उसकी वजह से आंखों में ड्राइनेस की टेंडेंसी हो जाती है और स्ट्रेन होता है। तो हम ये नहीं बोलते कि बच्चे को पढ़ना नहीं चाहिए या बच्चा बिल्कुल ही स्क्रीन बंद कर दे, बिकॉज दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एंड वाई शुड ही नॉट स्टडी। बट उसको हमें ये एजुकेट करना है, या रादर बच्चे को क्यों, हम सबको एजुकेट करना है कि अगर हम कोई भी टीवी देख रहे हों, स्क्रीन पे काम कर रहे हों, कंप्यूटर पे काम कर रहे हों, बुक्स पढ़ रहे हों, तो वी शुड कॉन्शियसली रिमेंबर टू कीप ब्लिंकिंग। और ब्लिंकिंग भी जो होनी चाहिए पूरी ब्लिंक होनी चाहिए। और आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आप 20 सेकंड का ब्रेक लो, 20 फीट दूर कुछ आप सामान देखो, ताकि थोड़ा सा आपके मसल्स को रिलैक्सेशन हो जाए। सो दिस इज़ व्हाट बच्चे का हर किसी को फॉलो करना चाहिए। रेगुलर ब्लिंकिंग करो, बीच बीच में ब्रेक्स लो। ऑल्सो अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप उठ करके ब्रेक ले करके आप पानी पीने चले जाओ या वॉशरूम चले जाओ, तो दैट इज़ गुड फॉर योर आइज़ एंड ऑल्सो फॉर योर ओवरऑल बॉडी एंड फिजिक एंड योर बैक एवरीथिंग। नहीं तो आप बैठे बैठे ऐसे काम कर रहे हो तो आपके बैक एक से बाकी सारी प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं। सो इट इज़ अ गुड आइडिया टू कीप टेकिंग ब्रेक्स इन बिटवीन। राइट, ओके सर। बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है, कई बार वो चश्मा पहनना ही नहीं चाहते हैं और यू नो दे विल मेक ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस। सो ऐसे में व्हाट कैन वी डू? ऑल्सो समटाइम्स आई थिंक इट अफेक्ट्स देयर कॉन्फिडेंस। वेरी गुड क्वेश्चन। सो एवरी टाइम अ चाइल्ड इज प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस, जब मेरे पास में पहली बार बच्चे को ग्लासेस प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, मैं हमेशा उनके पेरेंट्स के साथ 2 मिनट ज़रूर स्पेंड करता हूँ। बिकॉज होता क्या है कि हमारे दिमाग में ये बैठा है कि बच्चे की आंखों में चश्मा लग गया तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ा है। मदर के, फादर के, दादा दादी, नाना नानी के सवाल होते हैं, अच्छा बच्चे को हम ये खिलाएं तो ये ठीक हो जाएगा, बच्चे का नंबर कैसे कम होगा, ये वो 50 सवाल होते हैं और घर पे भी होते हैं। बच्चे को जो कल तक बिल्कुल फर्स्ट क्लास था, उसको सडनली लगता है ऐसी क्या हो गई, हर कोई मेरे ऊपर क्यों परेशान हो रहा है। उसको लगता है मेरी आंखों में कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना आ जाती है। इसीलिए मैं ये बात सबको बोलता हूँ, रादर बच्चों के साथ तो मैं मस्ती में बात करता हूँ कि जो यार यू आर अ स्मार्ट पर्सन, देखो मैंने भी चश्मा लगाया है, स्मार्ट पीपल यूज ग्लासेस, सो आई मेक इट अ प्लेजेंट, ट्राई टू मेक इट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तुमको कौन से कलर का फ्रेम चाहिए, कैसे करना है, सो दैट द चाइल्ड फील्स इट लाइक अ प्लेफुल थिंग, राइट। अगर रूम में 4 लोग हैं, उसमें 2 लोगों को चश्मा लगा, तो देखो ये तो दोनों समझदार, ये तो बुद्धू है, इनको तो चश्मा नहीं लगा। समवेयर आई लाइक टू मेक अ पॉजिटिव ट्विस्ट टू दैट एंड देन आई टेल द पेरेंट्स कि देखो आप बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि आप भले बच्चे को बताओ ना, लेकिन आपकी परेशानी बच्चा समझ लेता है। यू टेक इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि चश्मा है तो चश्मा है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, चश्मा लगाना ही है बच्चे को। लेकिन बच्चे को उसकी वजह से कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आ जाए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब आप बच्चे को पहली बार चश्मे का नंबर देते हो तो ऑफकोर्स बच्चे को ऑकवर्ड लगता है चश्मा लगाने में, लेकिन अगर चश्मे का नंबर एक्यूरेट है तो कुछ दिनों के बाद में बच्चे को उसका बेनिफिट दिखने लग जाएगा, फिर वो अपने आप ही चश्मा लगाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपका बच्चा बार बार चश्मा नहीं लगा रहा तो हो सकता है नंबर आपको गलत दिया हो, क्योंकि बच्चों में चश्मे का नंबर देना कई बार गलतियां भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों की मसल्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, बच्चों का कोऑपरेशन उतना अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको लगता है कि आपने 2-3 हफ्ते, महीना भर ट्राई किया फिर भी बच्चा नहीं एक्सेप्ट कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप डॉक्टर के पास दोबारा जाइए। कोई डॉक्टर की गलती नहीं है कि अगर नंबर गलत है, हो सकता है डॉक्टर दोबारा से उसको चेक कर लेगा। तो यू हैव टू कीप दैट ऑप्शन ओपन ऑल्सो कि अगर बच्चा नहीं लगा रहा तो मे बी वो नंबर जो दिया गया वो गलत नंबर दिया गया होगा, या चश्मे का नंबर के फ्रेम फिटिंग शायद गलत होगी, क्योंकि कभी जगह सिलेंड्रिकल पावर होता है तो अगर उसकी फ्रेम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो उसका एक्सेस चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी बच्चा हो सकता है चश्मा ना लगा रहा हो। से सिलेंड्रिकल पावर क्या होता है? देखो, आँख हो या कोई लेंस हो, उसका पर्पस क्या है कि जो इनकमिंग जो रेज ऑफ लाइट हैं उसको फोकस करना, राइट। तो जो लाइट आती है वो पूरे एक सर्कल में आती है, एक कोई पिन पॉइंट लाइट नहीं आती। जो सरफेस जो भी है आपका, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, वेदर वो आई है या लेंस है, वो सारे चारों और ऑल अराउंड अगर वो सब फोकस बराबर करता है, देन दैट इज अ स्फेरिकल लेंस। ओके, सिलेंड्रिकल में एक पर्टिकुलर एक्सेस में अलग फोकसिंग पावर होती है, दूसरे में अलग फोकसिंग पावर होती है।
दैट इज कॉल्ड अ सिलिंड्रिकल लेंस। थोड़ा ब्लर्ड दिखता है। हाँ नहीं, देखो उस जो फोकसिंग होती है, जैसे आप मान लो एक सरफेस जो है, एक तो फुटबॉल हुई जो कि पूरी तरह से गोल होती है, और दूसरी तरफ रग्बी बॉल होती है जो कि एक तरफ से अलग कर्वेचर होता है, दूसरी तरफ से अलग कर्वेचर होता है। तो सिलिंड्रिकल इज समथिंग लाइक अ रग्बी बॉल। ओके, तो एक पर्टिकुलर एक्सिस में वो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, दूसरे एक्सिस में वो कम कन्वर्ज करेगा। राइट। तो अगर आपकी कॉर्निया या आपकी आंख में इस तरीके का रिफ्रैक्टिव एरर है कि वो प्रॉपरली एक सिंगल पॉइंट पे नहीं आ पा रहा, एस्टिग्मेटिज्म माने ए स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स अ पॉइंट एंड ए मीन्स नॉट, दैट मीन्स द रेज ऑफ लाइट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस नहीं होती। तो अगर आपकी आंखों में ऐसा सिलिंड्रिकल पावर है तो उसके आगे आप एक दूसरा सिलेंडर अगर लगाते हो जो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है, देन आपकी लाइट जो है प्रॉपर एक पॉइंट पे फोकस होगी, बिकॉज वो पॉइंट होना चाहिए रेटिना के ऊपर, जहाँ पे फोकस होगा तब आप साफ देख पाओगे। ओके, तो देयरफॉर सिलिंड्रिकल पावर जो होता है उसका एक पर्टिकुलर एक्सिस भी होता है। स्फेरिकल को आप कैसे भी लगा लो, इट डजंट मैटर बिकॉज इट इज इक्वल इन ऑल द डायरेक्शंस, ओके, बट सिलिंड्रिकल पावर का एक पर्टिकुलर एक्सिस होता है। इसलिए अगर आपके बच्चे को सिलिंड्रिकल पावर है तो एक तो आपका चश्मे का फ्रेम सर्कुलर नहीं होना चाहिए, जैसे गांधी जी वाला टाइप का फ्रेम नहीं होना, बिकॉज उसमें अंदर में चश्मा लेंस घूम जाए, आप कुछ नहीं पता चलेगा। राइट। इट शुड बी ओवल और रेक्टेंगुलर। अच्छा, दूसरा जो फ्रेम है थोड़ा स्टर्डी होना चाहिए ताकि थोड़ा सा टिल्ट वगैरह ना हो, बिकॉज अगर टिल्ट हो गया, बच्चे हैं खेलेंगे तो उससे उसका एक्सेस में डिफरेंस आएगा, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। ओके, तो एस्टिग्मेटिज्म इज दैट। ओके, राइट। सर, बच्चों में और क्या कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं? जैसे आई थिंक स्क्विंट होता है। इज इट समथिंग यू आर बॉर्न विथ? व्हेन डू यू गेट टू नो अबाउट अ स्क्विंट? देखो, स्क्विंट माने मिस अलाइनमेंट ऑफ द आईज। राइट। तो स्क्विंट कई तरीके के हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन तो होता है कि बच्चे को बचपन से स्क्विंट होता है। कभी कभी जो है कोई ब्रेन में या कोई ऑप्टिक नर्व, कोई आपकी ब्रेन के कोई नर्व में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से भी, मसल्स की वीकनेस होने की वजह से भी स्क्विंट आ सकता है। तो जो बच्चों का जो स्क्विंट होता है वो मोस्टली बचपन से ही होता है, लेकिन उसका पता कुछ महीनों पे चलता है, क्योंकि शुरू के 1.5 महीने तक तो बच्चे की आंखें फिक्स नहीं होती, 1.5 से 2 महीने में, तब तक आपको स्क्विंट का पता नहीं चलेगा। तो अगर बच्चे को स्क्विंट है तो उसका तुरंत इलाज करना ज़रूरी है, बिकॉज अगर बच्चे को स्क्विंट है और आपने इलाज नहीं करवाया तो जैसा मैंने एम्ब्लोपिया या लेजी आई बताया था, वो अगेन हो सकता है। क्योंकि होगा कि अगर बच्चे की आंखें टेढ़ी हैं तो उसको हर एक चीज़ 2 दिखाई देगी, तो ब्रेन में 2 सिग्नल जाएंगे हर एक चीज़ के, तो ब्रेन विल गेट कन्फ्यूज्ड। तो व्हाट ब्रेन डज इज कि वो एक सिग्नल को सप्रेस कर देता है, ओके, राइट। और ये जब काफ़ी लंबे समय तक सप्रेशन चल रहा है तो वो वाला पार्ट ब्रेन का डेवलप नहीं होता, एंड दैट बिकम्स अ लेजी आई। तो जो आंख डिविएट कर रही है वो आंख वीक हो जाती है, और उसके बाद आप अगर एक बच्चे की एज के बियॉन्ड आप चले जाओ, अगर उसका इलाज नहीं किया तो वो इम्प्रूवमेंट नहीं होता। तो इसलिए स्क्विंट में एक लोग बोलते हैं कि बच्चा बड़ा हो उसके बाद स्क्विंट करना है। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर बच्चे को स्क्विंट है तो उसको जितना जल्दी हम पता कर सके और जितना जल्दी उसका इलाज कर सके, दैट इज़ बेटर। कुछ एक स्क्विंट होते हैं जिसमें चश्मे का नंबर देने के बाद भी स्क्विंट ठीक हो सकते हैं, जिसको एकोमोडेटिव स्क्विंट बोलते हैं। तो सबसे पहले स्क्विंट में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है। डॉक्टर मोस्ट लाइकली आपकी डिटेल में बच्चे का चश्मे का नंबर की जांच करेगा। इसके लिए हो सकता है बच्चे की आंख में कोई ऑइंटमेंट या ड्रॉप्स डाल करके डायलेट करके नंबर दिया जाएगा, और उसके बाद भी अगर स्क्विंट परसिस्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए सर्जरी या जो भी ऑप्शंस बताया जा सकता है। और अगर टाइम पे इसकी सर्जरी या जो भी ट्रीटमेंट किया जाए और लेजी आई का ट्रीटमेंट किया जाए, जिसमें कि पैचिंग की जाती है, बेटर आई को पैच करते हैं, उससे बच्चे में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। बट आइडिया इज़ नॉट टू डिले द ट्रीटमेंट। सो अडल्ट्स में क्या स्क्विंट और लेजी आई का ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता? देखो, नॉर्मली जो हमारी पढ़ाई है वही है कि ब्रेन का डेवलपमेंट 8 से 10 साल तक होता है, बट आजकल कुछ नए एक्सरसाइजेज वगैरह आ रहे हैं जिससे कुछ लोगों में इम्प्रूवमेंट एडल्ट एज में भी हो जाता है। सो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल, देयर आर सम स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, उससे उनकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो वी कैन गिव इट अ ट्राई, बट स्टिल हैविंग सेड दैट, बेस्ट इज़ कि जितना जल्दी एज में आपने बच्चे का लेजी आई का ट्रीटमेंट करो उतना अच्छा है। तो जैसे बच्चों को अब नंबर है चश्मे में, तो ये लासिक वगैरह टाइप की शायद सर्जरीज होती हैं, किस एज से हम करवा सकते हैं? बच्चों का भी हट जाता है क्या चश्मा? देखो, सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि चश्मा लगाना कोई बीमारी नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं मेरे को चश्मा लग गया है तो मेरी आंखें ख़राब है, मुझे इसका इलाज कराना ज़रूरी है। मैंने खुद चश्मा लगाया हुआ है। तो चश्मा लगाना एक, जैसे हर एक आदमी की हाइट 5 फुट चेंज नहीं हो सकती, किसी की थोड़ी कम, किसी की थोड़ी ज़्यादा, इसलिए हर किसी का पावर ज़ीरो नहीं होता, किसी का थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होता है। तो दैट इज़ फुल्ली ओके। लेकिन हाँ, अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते हो तो देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे आप चश्मा हटाने का ऑपरेशन करवा सकते हो, उसमें बड़े सारे ऑप्शंस हैं। लैसिक है, स्माइल है, सिल्क है, कभी कभी आँख के अंदर एक लेंस लगाते हैं जिसको कि ICL बोलते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल। या आप चाहो तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं।
लेकिन दीज आर ऑल ऑप्शनल सर्जरीज, ऐसा नहीं कि ज़रूरी ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी बात, जब तक आपकी आंखों का नंबर स्टेबलाइज नहीं हो जाता तब तक हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं रिकमेंड करते जो कि उसका करेक्टिव सर्जरी का हो। क्योंकि आज आपका 2 नंबर है, मैंने 2 हटा दिया, लेकिन कल को 2 का 4 होने वाला था तो 2 तो वापस आ जाएगा। तो इसलिए वी वांट टू वेट जब तक कि बच्चे का नंबर स्टेबलाइज नहीं हो जाए। नॉर्मली 18 साल की एज तक सबका नंबर स्टेबलाइज हो जाता है, बट नॉट एवरीवन। तो माई क्राइटेरिया आर 2, एटलीस्ट 18 ईयर्स ऑफ एज एंड स्टेबल पावर। दोनों कंडीशंस मीट होनी चाहिए। आपका पावर स्टेबल है लेकिन आप 18 साल से कम हो, वी वुड नॉट डू योर लेज़र। अगर आपका 18 साल से ज़्यादा की उम्र है लेकिन फिर भी आपका पावर चेंज हो रहा है, वी विल नॉट डू द लेज़र। दोनों क्राइटेरिया मीट होना चाहिए। आपका कॉर्निया हेल्दी होना चाहिए, आपका रेटिना हेल्दी होना चाहिए, आपने कॉन्टैक्ट लेंस नहीं लगाना चाहिए पिछले 2-1 हफ्ते से। तो ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं आपके मीट होने चाहिए। उसके बाद ही हम आपका कोई भी चश्मा हटाने का ऑपरेशन कर सकते हैं। कोई मैक्सिमम एज भी है जब तक ये हो सकता है? देखो, कोई भी ये ट्रीटमेंट किसी भी एज तक हो सकता है, पर नॉर्मली क्या होता है कि लैसिक करो या कोई भी ट्रीटमेंट करो तो आपकी आंख एक तरह से नॉर्मल आंख की तरह हो जाएगी। जैसे एक नॉर्मल आदमी को भी 40 साल के बाद में रीडिंग ग्लासेस जैसे लगते हैं, तो लैसिक करने के बाद भी उसको रीडिंग ग्लासेस लगेंगे। तो कोई पेशेंट अगर 40 साल से ऊपर का है तो उसको ये बता के किया जाता है कि आपकी दूर की नज़र तो हट जाएगी लेकिन रीडिंग का नंबर आपका फिर भी रहेगा। तो दैट इज़ वन थिंग। तो उसमें अगर पेशेंट चाहता है तो ऑफकोर्स उसको बाईफोकल या प्रोग्रेसिव की जगह सिर्फ रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ेंगे, दैट इज़ द बेनिफिट। दूसरा, एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर मान लो उसको डेवलप कैटरेक्ट हो रहा है, तो अगर हम कैटरेक्ट की सर्जरी करते हैं तो आपका लेंस निकाल के दूसरा लेंस रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर आपको ऑलरेडी कैटरेक्ट आना शुरू हो गया है तो हो सकता है हम आपको बोलें भाई लैसिक या कुछ मत करा के, बेटर है कि आप अपना कैटरेक्ट सर्जरी करा के उस पर लेंस लगवा लो। बिकॉज देयर इज नो पॉइंट कि लैसिक आपने आज किया और 6 महीने साल भर बाद आप उसका कैटरेक्ट कर रहे हो। तो इसलिए एक बार प्रॉपर चेकअप करने के बाद वी कैन डिसाइड। बट हाँ, कुछ लोगों का, मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स का 50 साल की एज के ऊपर भी लैसिक किया हुआ है, तो इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल, बट वेदर इट इज़ डिज़ायरेबल और नॉट, दैट वी हैव टू टेक अ कॉल। सर, लाइक यू सेड, आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं, हम नेट पे ढूंढते हैं लैसिक के लिए, तो इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग कि ये ऑप्शन करवाएं कि वो करवाएं, कॉन्टूरा अच्छा है कि फेमटो अच्छा है कि स्माइल बेटर है। तो सर, सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या ये पेशेंट का डिसीजन है कि कौन सी सर्जरी होगी, या ये डॉक्टर का डिसीजन है एंड इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल सर ये है कि क्या पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर आप पेशेंट का क्या देखते हैं आँख में, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि लैसिक हो सकता है कि नहीं हो सकता, और कौन सा बेस्ट मेथड है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो रखी है, वो बोलता है ये टेक्निक अच्छी है, बोलता है वो टेक्निक अच्छी है। बेसिकली आप समझो तो सिर्फ 2 तरीके से पावर हटता है, या 3 तरीके से बोला जा सकता है। एक, आप सबसे आगे का जो कॉर्निया है उसका शेप आप चेंज करो जिससे आपका पावर चेंज हो जाए। ठीक है। दूसरा, आप कॉर्निया और लेंस के बीच में दूसरा लेंस लगा दो जिससे आपका पावर चेंज हो जाए। और तीसरा, जो आपका कुदरती लेंस है उसको हटा के दूसरी उसकी जगह कोई दूसरा लेंस लगा दो। दीज आर द 3 ब्रॉड वेज ऑफ डूइंग इट। कुदरती लेंस को हटा करके दूसरा लेंस लगाना हम नॉर्मली यंग लोगों में नहीं रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो बहुत इन्वेजिव प्रोसीजर हो जाता है। हाँ, ऑफकोर्स जिसको ऑलरेडी कैटरेक्ट आने लग गया है, जिसकी एज 50 के आसपास की है उससे ज़्यादा, कि वहाँ हम डेफिनेटली उसको कंसिडर कर सकते हैं। जो लेंस और कॉर्निया के बीच में दूसरा एक लेंस लगाने की जो बात है, इसको कि फेकिक आईओएल बोलते हैं या जिसको आईसीएल बोलते हैं, वो हम उन केसेस में करते हैं जिसमें भी कॉर्निया की सर्जरी फिजिबल नहीं होती या कॉर्निया वीक होता है उस सर्जरी के लिए, या पावर इतना ज़्यादा है कि उसमें नहीं हो सकती। वहाँ पे हम वो लेंस डालने वाली सर्जरी कर सकते हैं, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन जहाँ पे पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, कॉर्निया की स्ट्रेंथ अच्छी है, मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि पहले कॉर्निया के लेवल पे काम करें ना। कॉर्निया माइनस पावर में हमें कॉर्निया को थोड़ा सा फ्लैट करना है, उसका कन्वर्जिंग पावर कम करना है। उसके लिए हम या तो कॉर्निया के सरफेस को हम पॉलिश ऑफ कर सकते हैं लेज़र यूज़ करते हुए, एक्साइमा लेज़र के साथ, जिसको कि सरफेस एब्लेशंस बोलते हैं, या हम एक फ्लैप लिफ्ट अप करते हैं जो लैसिक होता है और फिर हम उसके सरफेस को चेंज करके वापस से फ्लैप डाल देते हैं ना। ये आप ब्लेड के साथ कर सकते हो या फेमटो लेज़र के साथ कर सकते हो। और तीसरा होता है कि आप अंदर से ही कॉर्निया का एक लेंटिक्यूल कट करके निकाल देते हो बिना फ्लैप रेस किए हुए, जिसको कि हम स्माइल या सिल्क या जो लेंटिक्यूल प्रोसीजर्स बोलते हैं ना। ऑल द 3 प्रोसीजर्स आर गुड। लैसिक इज़ been there for a long time. उसके predictive results are very good. The lenticular procedures are relatively new. उसमें कुछ limitations है, कुछ cases में वो काम करता है, कुछ cases में वो नहीं काम कर सकता। तो आपके केस में क्या चीज़ particularly आपको सूट करती है वो आपका डॉक्टर बेस्ट बता सकता है आपके एग्जामिनेशन करने के बाद में। फ़र्क सब में 19-20 का ही है। अगर कोई प्रोसीजर आपके लिए सूटेबल है तो
ऑल द 3 प्रोसीजर्स ऑफ द कॉर्निया, उनके सबके रिजल्ट्स अच्छे हैं, सबके अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। तो वो आपके डॉक्टर आपसे सलाह करके आपको बताएंगे कि आपके केस के लिए क्या सूटेबल है। अब मरीज़ यूट्यूब देखने के बाद ये बताए कि मेरे को ये प्रोसीजर करवाना है, ये प्रोसीजर करवाना है, दैट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। आप डॉक्टर को अपनी रिक्वायरमेंट्स बता सकते हो कि आप क्या चाहते हो, एंड देन आपका जो डॉक्टर है जिस पे आपको विश्वास है वो आपके लिए बेस्ट सूटेबल ट्रीटमेंट आपको बताएगा। राइट। तो सर मान लीजिए अगर मुझे लासिक करवाना है तो क्या कुछ चीज़ें हैं, लाइक आई शुड नो द प्रोज एंड कॉन्स। आजकल देयर सो मच मार्केटिंग दैट यू ओनली सी प्रोज ऑनलाइन, ये लासिक करवा लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस इतना सा पैकेज वो। व्हाट as an individual I need to weigh the pros and cons. What are these pros and cons? What do I need to know before I go to a doctor to find out about LASIK? फर्स्ट ऑफ ऑल योर डॉक्टर शुड नॉट बी पुशिंग लैसिक टू मच। मेरे से कई बार लोग बोलते हैं कि डॉक्टर विनय आप लैसिक करते हो, आपने खुद क्यों चश्मा लगाया हुआ है? तो मैं तो बोलता हूँ मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ, क्योंकि पहला सवाल मैं मरीज़ से पूछता हूँ तुम लैसिक क्यों करवाना चाहते हो, क्योंकि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। मैं बोलता हूँ तुमने अगर चश्मे से तुम कंफर्टेबल हो, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ नॉट अ नेसेसरी सर्जरी, ये कॉस्मेटिक और कन्वीनियंस बेस्ड सर्जरी है। तो सबसे पहले तो पेशेंट से ये कंफर्म करना है कि पेशेंट को सही में ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर करवाना चाहो तो लैसिक इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर विथ 99% सेफ्टी, बट इट इज़ नॉट 100% सेफ। नथिंग इज़ 100% सेफ। दूसरा, मरीज़ों को बोलते हैं कि आपकी आई तो बिल्कुल ईगल विजन हो जाएगी, सुपर विजन हो जाएगी, ये सब मार्केटिंग गिमिक्री है। जो भगवान ने बना करके दिया है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आज तुम्हारी आंखों का जो विजन है बिना चश्मे के, वो कोई लैसिक कराने के बाद अगर हम उसको कंपेयर करें, ही वुड नेवर बी एज गुड एज यू, चाहे जो भी टेक्निक आप यूज़ कर लो उसमें, राइट। जो सारी नई टेक्निक्स आ रही हैं, दे आर ट्राइंग टू मेक इट एज क्लोज टू नॉर्मल एज पॉसिबल, बट आपकी आंखें सुपर नॉर्मल नहीं बनाई जाएंगी। तो आपको अगर चश्मा नहीं लगाना है तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हो या फिर आप सर्जरी करा सकते हो। बिटवीन द टू आई प्रेफर कि कॉन्टैक्ट लेंस में ज़्यादा रिस्क होते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस आपको रोज़ लगाना है, रोज़ निकालना है। आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, आपकी आंखों में इंजरी हो सकती है, ड्राइनेस होती है, एलर्जी होती है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, कॉर्निया की कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू शुरू में सब कुछ कंफर्टेबल होता है, लेकिन एज द टाइम गोज़ धीरे धीरे जो है ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अगर आप चश्मा नहीं लगाना चाहते और रेगुलरली कॉन्टैक्ट लेंस लगा रहे हो तो बेहतर है कि आप सर्जरी करा लो, अगर आपकी आंखें सूटेबल हैं प्रोसीजर के लिए। लेकिन अगर आप कभी कभी चश्मा कॉन्टैक्ट लेंस लगाना है आपको सिर्फ खेलने के समय या पार्टी के समय, तो आप फिर उसके लिए डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर सकते हो, बट हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार यूज़ किया तो दैट इज़ ऑल राइट, बट विथ फुल प्रिकॉशंस। राइट। तो सर लासिक का जो ऑपरेशन होता है उसमें कितना टाइम लगता है एंड क्या प्रिकॉशंस होते हैं उसके बाद में? लैसिक हो या सरफेस एब्लेशन हो या लेंटिकुलर एक्सट्रैक्शन हो, 10 से 12 मिनट लगते हैं दोनों आंखों की सर्जरी करने 10 में। से 12 मिनट? या इट्स अ वेरी फास्ट सर्जरी। ऑफ कोर्स उसके पहले मशीन्स को कैलिब्रेट वगैरह होने में सारा टाइम लगता है, बट सर्जिकल टाइम इज़ नॉट मोर देन 10 to 12 मिनट्स। सर्जरी जिस दिन करते हैं उस दिन आंखों में काफ़ी इरिटेशन होती है, बट नॉर्मली लैसिक में नेक्स्ट डे मॉर्निंग से आपकी आंखें ऑलमोस्ट कंफर्टेबल हो जाती हैं। यू गेट 95% ऑफ द विजन द नेक्स्ट डे। तो जो आपकी फाइनल विजन आनी है उसका 95% आपको नॉर्मली नेक्स्ट डे मिल जाता है। बाकी ऑफ कोर्स स्लोली ओवर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ 2 से 4 से 6 महीने में धीरे धीरे विजन और हल्की हल्की क्वालिटी ऑफ विजन इंप्रूव होती है, बट आप विद इन अ फ्यू डेज 2-1 दिन के अंदर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। ऑफ कोर्स आंखें थोड़ी सी थकी ज़्यादा रहेंगी तो आप बहुत ज़्यादा हेक्टिक काम नहीं कर पाओगे, बट आप अपनी ऑफिस 2-3 दिन बाद में ज्वाइन कर सकते हो। हफ्ते भर आपको आंखों में पानी नहीं लगाना होता। ऑफ कोर्स आंखों के आसपास 2-1 हफ्ते आपको कॉस्मेटिक्स नहीं लगाने होते, आंखों को रब नहीं करना होता, बट बाकी आप सब कुछ नॉर्मल एक्टिविटीज़ काफ़ी जल्दी कर सकते हो। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं इन सर्जरी में? देखो, आपको कोई भी सर्जरी होगी तो कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं हो सकती, बट लैसिक इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट सर्जरीज इन द आईज। मोर देन 99% ऑफ केसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ परसेंट केसेस में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत रेयरली मेजर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में मान लो आपका थोड़ा बहुत नंबर रह गया, कुछ लोगों को ड्राइनेस रहती है, ड्राइनेस रादर काफ़ी लोगों को रहती है जो कि धीरे धीरे अपने आप इम्प्रूव हो जाती है। कुछ लोगों को रात को ड्राइव करते समय थोड़ा ग्लेयर दिख सकता है जो कि धीरे धीरे आप एडजस्ट कर जाते हो। रेयरली कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे मान लो आंखों में इन्फेक्शन हो जाए या कॉर्निया जो होता है उसमें कोई ओपेसिटी आ जाए या विजन लॉस हो जाए, बट दोज आर वेरी रेयर। समथिंग लाइक अगर आप एक प्लेन ले रहे हो,
फ्लाइट लेट होने का जो रिस्क है दैट इज़ समथिंग लाइक अ माइनर कॉम्प्लिकेशन, लेकिन फ्लाइट के क्रैश करने का या हाईजैक होने का जो रिस्क है दैट इज़ लाइक अ वेरी वेरी मेजर कॉम्प्लिकेशन का चांस. तो नॉर्मली दैट डजंट हैपन, बट येस इट इज़ नॉट समथिंग फॉर दैट मैटर. नो ट्रीटमेंट इज़ विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस. तो इट सिंस इट इज़ नॉट अ नेसेसरी सर्जरी, इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं आप डेफिनेटली 2 बार सोच के उसके बाद ही करवाओ. बट अदरवाइज अगर आपको करवाना हो तो इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी. एंड एनीवे हम सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद ही करते हैं. जरा सा भी हमें डाउट होता है कि आपके केस में कॉम्प्लिकेशन की चांसेस ज़्यादा है तो वी रिफ्यूज़ द सर्जरी. ओके. और सर जैसे आपने ड्राई आइज़ मेंशन किया, ड्राई आइज़ की आजकल मेरे फ्रेंड्स में ही कितने भी जो भी ऑफिस में वर्क करते हैं सब कंप्यूटर में बैठे रहते हैं पूरे दिन, और हॉलीडेज़ में भी हम लोग नेटफ्लिक्स में लगे रहते हैं. तो सर ड्राई आइज़ इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड डज इट हैव अ सोल्यूशन? क्योंकि वो लुब्रिकेंट डालते रहते हैं हर समय, तो क्या है इसका? एंड कैन यू सेल्फ मेडिकेट? इज इट ओके टू जस्ट बाय अ लुब्रिकेंट एंड पुट इट इन योर आइज़? Yeah, so dry eyes is a very common problem. Fortunately, most of the cases में ये it is not a very serious problem. ये कॉमन है, लेकिन उससे मोस्टली बहुत ही ज़्यादा सीवियर ड्राई आई की बात छोड़ दें तो मोस्टली उससे आंखों में कोई उतना ज़्यादा नज़र में नुकसान नहीं होता. बट हाँ, ड्राई आइज क्यों हो रही हैं आजकल ज़्यादा? एक तो हम आजकल हर समय स्क्रीन पे हैं, और जैसा मैंने कहा कि जब आप स्क्रीन पे रहते हो तो आप कॉन्स्टेंटली आइज़ ओपन रखते हो, ब्लिंक करना भूल जाते हो, ब्लिंक करते भी तो पार्शियल ब्लिंक करते हो. तो जो आंखों में जो टीयर फिल्म होती है उसको रीसर्फेस नहीं कर पाते. आईलिड्स जो होती हैं वो एक तरह से जैसे कार का वाइपर होता है उसकी तरह काम करती हैं. जब जब हम ब्लिंक करते हैं तो पूरी पूरी जो टीयर फिल्म है वो रीसर्फेस होती है, जिससे आंखों की हेल्थ बेटर रहती है. लेकिन अगर आप पूरी तरह से ब्लिंक नहीं करोगे, आपकी जो टीयर फिल्म है वो इवेपोरेट कर जाएगी, तो उससे ड्राइनेस हो जाएगी, आपको इरिटेशन होगी. इसलिए आपको रेगुलरली ब्लिंक करना है, फुल्ली ब्लिंक करना है. उसके बाद भी अगर आपको ड्राई आइज़ है तो आप कोई भी आर्टिफिशियल टीयर सप्लीमेंट्स आप डाल सकते हो. दिस इज़ समथिंग विच इज़ सेफ़, यू कैन जस्ट बाई ओवर द काउंटर, बिकॉज इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं होती है. तो आप वो आर्टिफिशियल टीयर्स के ड्रॉप्स डाल सकते हो. ऑफ कोर्स अगर आप अपने डॉक्टर को दिखाने के बाद डालो तो बेहतर है, ताकि डॉक्टर ये देख सके कि ड्राई आइज़ है कि नहीं है, या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जिससे ड्राई आइज़ ज़्यादा हो रही है, जिसको कि अगर हम इलाज कर लें तो शायद ड्राई आइज़ कम हो जाए. कभी कभी आँखों की पलक जो होती है उसके अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसको मेबोमिन ग्लैंड्स कहते हैं. वो ब्लॉक हो जाने की वजह से भी जो है MGD की बीमारी होती है, इससे ड्राइनेस बढ़ जाती है. वो ग्लैंड्स एक ऑयली लेयर सिक्रीट करता है जो कि टीयर फिल्म के जस्ट आगे होता है. ये ऑयली लेयर बहुत पतली सी होती है, जिससे ये टीयर फिल्म को इवेपोरेट करने से रोकती है. उससे अगर ये टीयर फिल्म नहीं बन रही है वहाँ पे, तो ये टीयर फिल्म बार बार इवेपोरेट होती रहेगी. अगर ऑयली लेयर नहीं बन रहा, उससे इवेपोरेटिव ड्राई आइज़ हो सकती है. ये जो ऑयली लेयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये कभी कभी जो है आंखों में इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, सूजिश होने की वजह से, वो पलकों में जो ग्लैंड्स होते हैं वो सिक्रीशंस बनाना बंद कर देते हैं, या वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तो ड्राइनेस हो जाती है. दूसरा, अगर ये ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं तो आंखों में आपको पेन या डिस्कम्फर्ट होगा. और कभी कभी वही ब्लॉकेज ज़्यादा हो जाए तो आंखों में वो सिक्रीशंस कलेक्ट हो जाता है पलकों के अंदर में, तो स्टाई या जो गुमड़ी बोलते हैं आंखों में, वो हो सकती है. ताकि क्योंकि वो आपका इन्फेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रुका हुआ जो सिक्रीशन है अगर वो बाहर नहीं निकला तो वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है. तो इसलिए अगर आपको MGD की बीमारी है तो उसका इलाज है कि आप उसकी गर्म सिकाई करें और उसको मसाज करके उसको ओपन अप कर दें. जब आप गर्म सिकाई करते हो तो जो उसके सिक्रीशंस है वो सॉफन अप हो जाते हैं, ठीक है. उसका जो उसकी मसाज करते हो तो ब्लॉकेजेस खुल जाती हैं. या तो आप ये घर पे कर सकते हो, नहीं तो अदरवाइज़ अगर ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो, उसके लिए हम आपकी आंखों की ड्राइनेस का वर्कअप करके देन एक लिपीफ्लो नाम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि एक मशीन के साथ में प्रॉपरली पलकों को राइट टेम्परेचर तक उसकी टेम्परेचर बढ़ाया जाता है. फिर प्रॉपरली 2 प्लेट्स के बीच में मसाज सा होता है. इट इज़ अ वेरी सिंपल 12 मिनट का प्रोसीजर होता है. इसमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है. तो अगर आपके केस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट ड्राई आइज़ है तो हो सकता है आपको आपके सर्जन लिपीफ्लो या कोई ऐसा ट्रीटमेंट भी रिकमेंड कर सकते हैं. तो सर ये एक नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट है जो? It is a totally non-invasive treatment with no side effect at all. It is just a simple massage of the eyelids. Okay. क्योंकि हम जब आँखों से करते तो हम प्रॉपरली मसाज नहीं कर पाते, क्योंकि आँख में ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो पीछे आँख में भी प्रेशर जाएगा. तो ये स्पेशल इक्विपमेंट के साथ में इसका मसाज हो जाता है. इट इज़ ऑल ऑटोमेटेड. इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है. Do you have to get it done regularly or is it a one time? देखो, नॉर्मली आपने एक बार ट्रीटमेंट करा लिया तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एवरेज साल भर तक रहता है. बट देन ऑफ कोर्स डिपेंड करता है आपने बाद में अपनी हाइजीन कैसे मेंटेन करी है. अगर आपने फिर से हाइजीन नहीं मेंटेन करी तो शायद जल्दी भी आ जाए. अगर आप प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करोगे तो इट मे जस्ट नॉट कम बैक अगेन ऑल्सो. तो हाइजीन मेंटेनेंस में आपको अगेन ब्लिंकिंग रेगुलरली करनी है.
और बीच बीच में घर पे भी थोड़ा गर्म सिकाई करके हल्का मसाज करते रहें ताकि वो ब्लॉकेजेस ना हो. So this can be done by like all professionals, even people जिनके थोड़ा कई बार नहीं watery eyes हो जाती हैं बहुत देर स्क्रीन, तो is that also part of dry eyes only, जब पानी काफ़ी देर स्क्रीन देखने के बाद आंखों से पानी गिरने लग जाता है? देखो कभी भी आपकी आंखों में इरिटेशन होगा तो आंखों से आंसू आने शुरू होंगे. तो अगर आपको ड्राई आइज हो रही है तो आपकी आंखों में इरिटेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी वाटरिंग हो सकती है. तो पैराडॉक्सिकली ड्राई आइज में वाटरिंग भी हो सकती है. हाँ. टीयर्स भी दो तरीके के होते हैं. एक बेसलाइन टीयर सिक्रीशन होता है जो कि आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है. दूसरा एक रिफ्लेक्स टीयरिंग होती है, आंखों में कुछ भी गिर जाए, कोई चोट लग जाए तो एकाएक आंखों से पानी आने लगता है. हाँ हाँ उसका पर्पज़ ये है कि आंसू बाहर ही, ताकि जो भी आंख के अंदर गिरा है हाँ. या कुछ केमिकल पड़ा है वो बाहर निकल जाए. तो ये रिफ्लेक्स टीयरिंग इज नॉट समथिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर. ओके तो जब आंखों में इरिटेशन हो रहा है तो जो आंसू आ रहे हैं वो रिफ्लेक्स टीयरिंग वाले आ रहे हैं. ओके. उससे आपकी आंखों में उतना रिलीफ नहीं मिलता, रादर दैट इज मोर ऑफ इरिटेशन. दूसरा, कुछ केसेस में आंसू के ड्रेनेज वाला जो रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए उसकी वजह से भी टीयरिंग हो सकती है, जिसको एपिफोरा बोलते हैं. पर वो आपके डॉक्टर आपको, जब अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डॉक्टर उसके हिसाब से चेकअप करके आपको बता सकेंगे कि किस कारण से आपको वाटरिंग हो रही है. तो सर व्हाट यू आर सेइंग इज कि एक बार ही अगर ड्राई आइज लग रही है तो आप सेक कर सकते हैं, और अगर उससे ठीक नहीं हो तो देन वी कैन गो टू अ डॉक्टर एंड देयर इज दैट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल आल्सो. प्रेफरेबली यू शुड गो टू अ डॉक्टर ताकि ही कैन एडवाइज यू वेल. बट अगर आप नहीं जा रहे हो तो आप कोई भी ओवर द काउंटर सिंपल आर्टिफिशियल टीयर्स की ड्रॉप्स ले लो. मेक श्योर उसमें कोई स्टेरॉइड्स या कोई एंटीबायोटिक नहीं हो. सिंपल आर्टिफिशियल टीयर लुब्रिकेंट ड्रॉप्स आप लेके डाल सकते हो. ठीक है. अगर उससे आपको आराम मिल जाए यू आर गुड. अगर नहीं मिलता तो फिर एक बार आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं. और सर आजकल वो जो चश्मा आता है जिसमें कि ब्लू लाइट वाले चश्मे होते हैं, वो आर दे हेल्पफुल? सिंगल शॉर्ट आंसर इज नो. ओके. इट इज़ ऑल अ मार्केटिंग गिमिक्री. सी, ब्लू लाइट का मतलब क्या होता है? हमारे को देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सर्केडियन रिदम ऑफ आवर बॉडी. यस. रात के समय आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स अलग काम करते हैं, दिन के समय अलग काम करते हैं. एंड हाउ डज बॉडी नो कि दिन है या रात है? बिकॉज नेचुरल लाइट कंडीशंस में जब रात होती है तो हमारी आंखों में ब्लू लाइट नहीं जाती, रादर लाइट नहीं जाती. दिन के समय ब्लू लाइट जाती है. तो बॉडी थिंक्स कि ब्लू लाइट आ रही है माने दिन है, ब्लू लाइट नहीं आ रही तो रात है. लेकिन आजकल हम हर समय आर्टिफिशियल कंडीशंस में रहते हैं. रात के समय भी आपके कमरे में लाइट जल रही है, और आप जब टीवी कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपकी ब्लू लाइट आ रही है. उससे ब्रेन को लगता है कि अभी दिन का समय है. इसीलिए ब्लू लाइट फिल्टर्स से क्या होता है कि ब्रेन को आप बताते हो कि ब्लू लाइट आप ब्लॉक कर रहे हो, जिससे होपफुली ब्रेन को ये ना लगे कि दिन है. राइट. लेकिन आजकल ये ब्लू लाइट फिल्टर्स ऑलमोस्ट सारी स्क्रीन्स में ऑलरेडी आ गए. नाइट मोड जिसको बोलते हैं ऑलरेडी आ गए. अगर आपने चश्मे में ब्लू लाइट फिल्टर लगा लिया तो या तो आप दिन के समय वो ना यूज़ करो, सिर्फ रात के समय यूज़ करो, देन तो इट मेक्स सेंस. अगर आप ब्लू लाइट फिल्टर को दिन में भी यूज़ कर रहे हो देन योर ब्रेन गेट्स कंफ्यूज कि अभी भी रात है, तो उल्टा इफेक्ट आ जाता है. तो यू नो दिस बेटर दैट you can just play with, first of all you minimize the screen time because blue light is more important but still the light is still going in, right? तो अगर आप रात के समय जितना, अगर आप टाइमली सो रहे हो, टाइमली उठ रहे हो, दैट इज़ द बेस्ट फॉर योर बॉडी. बट आई नो दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल. अगर आप अपनी स्क्रीन में सेटिंग्स चेंज करके ब्लू लाइट या नाइट मोड कर ले तो दैट टेक्स केयर ऑफ इट. और अगर आपको ब्लू ग्लासेस लगाने ही हैं then you have to be careful that in the night time you're using those blue light glasses, but the daytime it is not really useful. That's not very practical. It's more of a marketing gimmickry that is there, but practically it has got not much value. Okay. तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे 40-45 ईयर्स में कहते हैं एक आई टेस्ट करवा लेना चाहिए, तो सर क्यों कहते हैं? और मतलब रेटिना के बारे में एक्चुअली जानना चाहती हूँ. आई हैव हर्ड कि रेटिना प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं 40 के बाद में. देखो 40-45 के आसपास तो somehow जो है ना आपको अपने आप ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, because that is the time when आपकी रीडिंग ग्लासेस आते हैं. राइट. So often when you become 40 or 45, that's the time when you start to have problems in reading. किसी को 35 में भी हो सकता है, किसी को 45 में, but normally speaking at that time it happens. तो उस समय तो आप डॉक्टर के पास जाते ही जाते हो. और दूसरा, रेटिना का जो चेकअप होता है वो, एक तो अगर आपको कोई बीमारी है, मान लो आपको डायबिटीज़ है, आपका हाई माइनस पावर है, या आपके परिवार में किसी को रेटिना की प्रॉब्लम हो रखी है, या आपको फ्लैशेज या फ्लोटर्स दिख रहे हैं, तब तो आपको रेटिना का चेकअप करवाना है वेदर यू आर 40 और नॉट. दूसरा, कुछ बीमारियां होती हैं जो कि 40, 45, 50 के बाद में ज़्यादा कॉमन होती हैं, जैसे ग्लोकोमा जिसको काला मोतिया बोलते हैं, कैटरैक्ट जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं,
रेटिना की भी कई बीमारियां उस समय में आपकी आ सकती हैं। नॉर्मली डायबिटीज़ वगैरह उस समय में आती हैं बीमारियां, तो डायबिटीज़ की वजह से रेटिना में खराबी हो सकती है, ब्लड प्रेशर की वजह से रेटिना में खराबी हो सकती है। और मोस्ट ऑफ दीज डिजीज़ेज़ जो रेटिना की या ऑप्टिक नर्व की होती हैं, उसमें एक बार जो नज़र चली गई वो कई बार वापस नहीं आती। तो जितना जल्दी आप उस बीमारी को पकड़ लो, इलाज जो है वो नज़र को बचाने के लिए किया जाता है, कई बार नज़र इम्प्रूव नहीं होती। तो जितना जल्दी आपने बीमारी पकड़ के आपने इलाज शुरू कर दिया, उतना ज़्यादा आप नज़र बचा पाओगे। इसलिए हम बोलते हैं कि 45-50 की एज के बाद में रीडिंग ग्लासेस का जो चेकअप हो तो एक अलग बात है। आप रीडिंग ग्लासेस नहीं लगाओगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला, थोड़ा सर दर्द वगैरह होगा। बट ये जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं 45-50 ईयर्स के बाद में आप हर साल एक बार अपनी आँखों का चेकअप जरूर करवा लो, ताकि आपकी आँखों की विजन चेक कर सकें, आपका प्रेशर चेक कर सकें। अगर आपको कोई रेटिना रिलेटेड बीमारियों का शक है तो रेटिना डिटेल में चेक कर सकें। ये प्रॉपर डिटेल चेकअप बहुत ज़रूरी है। और ये चेकअप का मतलब ये नहीं कि आपने सिंपल गए, आपने जो है चश्मे का नंबर ले लिया। आपको आई डॉक्टर के पास जाकर के अपना डिटेल चेकअप कराना है, जिसमें आपकी आई का प्रेशर भी लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी आंखों को डायलेट करके रेटिना भी चेक करेंगे और आपका विजन चेक करेंगे और आपको साथ साथ में एजुकेट भी करेंगे। बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज एजुकेटिंग द पेशेंट। इन सिनर्जी वी डोंट लाइक टू जस्ट डायरेक्टली टेल यू कि आप ये करो, आप वो करो, आप वो करो। वी वॉन्ट टू एजुकेट द पेशेंट्स। देयर इज़ अ पार्टनरशिप बिटवीन अस एंड द पेशेंट्स। द रीज़न वी डू दैट इज़, अगर पेशेंट को पता है कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है, तो चांसेस आर कि वो अपना इलाज बेहतर करवाएगा। अगर मैं बोलूँगा दिमाग मत लगा, बस ये कर ले, वो 2 बार मेरी बात सुनेगा, तीसरी बार में वो मिस हो जाएगा। बिकॉज ही डजंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस कि मैं उसको क्यों बार बार बुला रहा हूँ। वो हर साल आ रहा है, मैं बोला तुम्हारी आंखें ठीक है, वो 2 बार के बाद बोलेगा बिना बात के क्या फ़ायदा जा करके। बट अगर मैंने उसको एजुकेट किया कि मैं क्यों उसको बुला रहा हूँ, chances of him following up is much better. So therefore we like the patients to be a partner in the eye care. So health education is the most important part of these checkups. So which brings me to the question, a retina eye checkup is different from a normal eye checkup? Yeah. देखो, ideally speaking, कभी भी आप आई सर्जन के पास जाओ तो रेटिना चेकअप शुड बी अ पार्ट ऑफ द चेकअप, राइट? क्योंकि रेटिना इज़ अ पार्ट ऑफ द आई, तो हर पेशेंट में रेटिना चेकअप होना चाहिए। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जो हाई रिस्क केसेस होते हैं, जिसमें हम प्यूपल डायलेट करके, पुतली फैला करके रेटिना की डिटेल में चेकअप करते हैं। सो दैट इज़ व्हाट पॉसिबली वी आर टॉकिंग अबाउट अ रेटिना चेकअप। ना हर एक मरीज़ को हम डायलेट नहीं करना चाहते, बिकॉज पेशेंट को एक इनकन्वीनियंस होती है, क्योंकि डायलेट करने में आधा पौना घंटा लगता है, उसके बाद 4-6 घंटे उसकी नज़र धुंधली रहती है, वो उसके बाद ड्राइव नहीं कर सकता। तो जो जो केसेस में हमें लगता है कि हायर रिस्क पे हैं, जिसमें मुझे रेटिना नहीं दिख पा रहा, वहाँ पे मैं डायलेट करके चेकअप करता हूँ। अदरवाइज़ हम बिना डायलेट किए सिर्फ रेटिना का सेंट्रल पार्ट देखकर भी कई बार काम चला लेते हैं। पर आजकल एक नई मशीनें भी हमारे पास में हैं, जिसमें कि बिना पुतली फैलाए पूरे रेटिना का चेकअप हो सकता है, जिसको वाइड फील्ड एंगल फोटोग्राफी बोलते हैं। जैसे हमारे पास में ऑप्टॉस का अल्ट्रा वाइड फील्ड फोटोग्राफी है, वो बिना डायलेट किए आप ऑलमोस्ट पूरा रेटिना चेक कर सकते हो। और अगर ऑफकोर्स रेटिना में कोई प्रॉब्लम दिख रही हो तो फिर आप उसके ट्रीटमेंट के लिए डायलेट कर सकते हो। आइडली स्पीकिंग अगर देखा जाए तो पेशेंट को दोनों करवाना चाहिए, डायलेट करके भी रेटिना चेक कराना चाहिए और इस मशीन से भी करवाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत हाई रिस्क नहीं है तो आप सिर्फ मशीन से टेस्ट करके आप 99% आप श्योर हो सकते हो कि चलो आपकी आंखें ठीक हैं। तो अगर किसी को जल्दी है, डायलेट नहीं करवा रहा, तो बेहतर है कि कम से कम वो ऑप्टॉस या कोई सिमिलर मशीन के साथ अपना रेटिना का डिटेल चेकअप करा ले, सो दैट वी नो दैट मोर और लेस यू आर ओके। तो सर रेटिना प्रॉब्लम्स किस एज से आती हैं? कब से we should be scared about something happening to the retina? देखो, रेटिना प्रॉब्लम कभी भी आ सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अगर आपको हाई माइनस पावर है, वो तो आपका यंग एज में भी होगा, तो किसी को भी हाई माइनस पावर उसको रेगुलर रेटिना चेकअप करवाना चाहिए। अगर आपको फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स हो रहे हैं, मतलब कोई आंखों के अंदर कुछ आपको चिंगारी से चमकती दिख रही है या एकाएक बहुत काले धब्बे से आने शुरू हो जाए, उस केस में आपको रेटिना का चेकअप तुरंत कराना चाहिए। बिकॉज हो सकता है आपके रेटिना में कोई टीयर हो या रेटिना डिटैच हो गया हो, उसमें जितना जल्दी इलाज हो उतना बेहतर होता है। तीसरा, एज एज बढ़ने के साथ साथ एक विट्रस होता है जो रेटिना के आगे जेली होती है, वो जो विट्रस सेपरेट करता है, उस प्रोसेस में रेटिना में टीयर बन सकता है। तो ये नॉर्मली होने को कभी भी हो सकता है, बट नॉर्मली ये ओल्डर एज में होता है। उस कंडीशन में आपको, इसलिए ओल्ड एज में आपको रेटिना चेकअप रेगुलरली कराना होता है। तीसरा, जैसे मैंने कहा, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो, वहाँ पे क्योंकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर आपकी ओल्डर एज में आती है, तो जब भी आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट हो, आपका रेटिना चेकअप तभी से शुरू हो जाना चाहिए।
और अगर कोई तकलीफ ना भी हो तब भी हर साल 6 महीने में रेटिना चेकअप होना चाहिए। और अगर आपके परिवार में किसी को रेटिना की कोई प्रॉब्लम हुई हुई है उसमें थोड़ा सा आपका रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए भी आपको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। सो दीज आर द कंडीशंस जहाँ पे और रेटिना सर इसमें चेकअप रेगुलरली। ट्रीटमेंट क्या होता है? रेटिना में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो रेटिना की प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है। देखो, अगर रेटिना में कोई टीयर बन गया है तो हम उसको उस स्टेज पे अगर पिक कर ले तो हम उसको लेजर से उसको वहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं ताकि डिटैचमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। अगर रेटिना में डिटैचमेंट हो गया है तो फिर उसकी जल्दी से जल्दी सर्जरी करके रेटिना को वापस फिट किया जाता है, क्योंकि एक बार जब रेटिना डिटैच हो जाता है तो उसकी ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। तो जितना हम डिले करेंगे उतना ही रेटिना में डैमेज होता जाएगा, जो नज़र चली गई वो वापस नहीं आएगी। तो जितना जल्दी हम ऑपरेट करते हैं, एक तो नज़र बेहतर आती है, दूसरा उसके सक्सेस रेट्स भी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि अगर रेटिना ज़्यादा देर तक गिरा हो तो उसमें कुछ सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है। उसके बाद रेटिना को वापस सेटल करने की सक्सेस रेट्स कम हो जाती हैं। देन रेटिना डिटैचमेंट वुड बी एन इमरजेंसी। यस, इट शुड बी ऑपरेटेड विद इन अ फ्यू डेज। इमरजेंसी माने ऐसे नहीं कि अभी का अभी तुरंत करना है, बट अगर आपका रेटिना डिटैचमेंट है तो कुछ ही दिनों में 2-3 दिनों के अंदर अंदर उसका ऑपरेशन हो जाए तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सर लेकिन पता कैसे चलेगा कि रेटिना डिटैचमेंट हो गया है? वेरी गुड क्वेश्चन। तो रेटिना डिटैचमेंट में एक तो अगर आपका लाइट दिखनी कम हो जाए आपको किसी एक हिस्से में, क्योंकि रेटिना में क्या है, पीछे रेटिना में इमेज बनती है। अगर एक हिस्से में रेटिना डिटैच होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग एरिया का आपको फील्ड ऑफ विजन दिखना कम हो जाएगा। मान लो मैं तुमको देख रहा हूँ, अगर मुझे लोअर पार्ट दिखना बंद हो जाए अच्छा। या अपर पार्ट दिखना बंद हो जाए, जिसको कि पर्दा गिरना भी बोलते हैं, तो उसको रेटिना डिटैचमेंट बोल सकते हैं। उस केस में तो आपको तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। लेकिन एक स्टेज उसके पहले होता है कि रेटिना में एक टीयर बन जाता है, रेटिना फट जाता है और वहाँ से फ्लूइड सीप इन करके रेटिना को डिटैच करता है। तो टीयर का हमें कैसे पता चले? पहली बात, कई बार टीयर के बारे में नहीं भी पता चल सकता। सो इट कैन बी दैट आपको सीधे ही डिटैचमेंट का पता चले, लेकिन कई अक्सर टीयर जब होता है तो एक जेली होती है पर्दे के अंदर जो कि जेली सेपरेट करती है। जब जेली सेपरेट करती है तो पर्दे में खिंचाव होने की वजह से कभी कभी पर्दे को फाड़ सकती है, राइट। तो जैसे एक सेलो टेप है, आप कागज़ से उखाड़ना चाह रहे हो, जब आप सेलो टेप उखाड़ रहे हो तो कागज़ फटने का डर रहता है। सेम वे जब जेली सेपरेट होती है तो कभी कभी रेटिना भी टीयर हो सकता है। तो शुरू में क्या होता है, जब रेटिना में जेली सेपरेट हो रही है तो रेटिना में वो पुल करती है ना। रेटिना में कोई पेन सेंसेशन नहीं है। अगर आपने मेरी स्किन को पुल करा तो मेरे को पेन होगा, बट रेटिना को पेन नहीं फील होता। रेटिना को सिर्फ लाइट का पता चलता है। तो जब भी रेटिना में पुल होता है तो रेटिना के अंदर में वो स्टिमुलेट होता है, तो वो पेशेंट को एज अ फ्लैश ऑफ लाइट दिखाई दे सकता है। तो इवन अंधेरे कमरे में भी उसको कहीं फ्लैश या चिंगारी से दिखाई दे सकती है। दैट मीन्स कि रेटिना में पुल हो रहा है। राइट। दैट डज नॉट मीन कि रेटिना में टीयर हो गया है। दैट मीन्स कि वो जेली सेपरेट हो रही है। या तो जेली सेपरेट हो जाएगी बिना रेटिना में कोई प्रॉब्लम किए, या फिर जेली में टीयर, रेटिना में टीयर कर सकती है। तो अगर आपके पेशेंट को एकाएक फ्लैशेस आने शुरू हो जाए तो उसको अपने रेटिना का चेकअप जरूर करवाना चाहिए। और यहाँ पे रेटिना का चेकअप प्रॉपर डायलेट करवा करके रेटिना स्पेशलिस्ट के साथ करवाएं तो बेहतर रहेगा। अगर रेटिना में कोई टीयर हो जाए तो थोड़ा सा ब्लीडिंग होगी वहाँ से। वो जो ब्लड आता है दैट कैन बी सीन एज अ शावर ऑफ फ्लोटर्स। ऐसे लगे एकदम एकाएक बहुत सारे काले काले धब्बे आ गए। तो वो फ्लोटर्स अगर एकाएक आ जाएं तो वो भी एक साइन हो सकता है कि रेटिना में टीयर हो रहा है। तो अगर पेशेंट को फ्लैशेस या फ्लोटर्स हो रहे हो तो उसको अपना तुरंत रेटिना का चेकअप जरूर कराना चाहिए। अगर आपका रेटिना पूरी तरह से ठीक है तब भी हो सकता है डॉक्टर आपको रेगुलर चेकअप के लिए बोलता रहे, क्योंकि जब तक आपको फ्लैशेस हो रहे हैं माने रेटिना में पुल हो रहा है, अभी टीयर नहीं बना है लेकिन आगे टीयर बन सकता है। तो ये आपको रेगुलर चेकअप जैसे जैसे डॉक्टर बताएगा आपको करवाते रहना चाहिए। ये सेपरेशन जो विट्रियस का या जेली का हो रहा है वो होने में कुछ हफ्ते में भी हो सकता है, कभी कभी कुछ महीने भी लग सकते हैं। तो जब तक ये पूरी तरह सेपरेशन नहीं हो जाता तब तक रेटिना को खतरा होता है। एक बार ये जेली का सेपरेशन पूरा हो गया और रेटिना ठीक है, देन यू आर सेफ। बिकॉज उसके बाद एक मान लो आपने सेलो टेप हटा दिया और कागज़ नहीं फटा, उसके बाद कागज़ को कोई खतरा नहीं रह जाता। सो दिस इज़ वाई यू शुड नो कि फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स क्या हैं, आपको क्यों रेगुलर चेकअप कराना है, क्यों तुरंत चेकअप कराना है और क्यों उसको रिपीटेडली भी चेकअप कराना पड़ सकता है। तो सर अच्छा, दूसरा आपने एक तो ये हो गया रेटिना टेयर, रेटिना डिटैचमेंट, इसके अलावा आपने शायद डायबिटीज़ भी मेंशन किया था। डायबिटीज़ के केस में क्या होता है? देखो, डायबिटीज़ के केस में, डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या कभी कभी वेसल की ब्लॉकेज हो जाए, उन केस में रेटिना की जो ब्लड सप्लाई है वो इफेक्ट होती है। जब रेटिना की ब्लड सप्लाई इफेक्ट होती है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो रेटिना की वेसल्स में लीकेजेस शुरू हो जाती हैं या फिर कोई नई नसें बन जाती है जिससे कि ब्लीडिंग हो सकती है। तो जब लीकेजेस होती है तो रेटिना में स्वेलिंग हो जाती है, वो स्वेलिंग की वजह से नज़र कम हो सकती है। और अगर नई नसें बन जाएँ जो कि बड़ी फ्रेजाइल होती है तो नई नसें के फटने की वजह से एकाएक खून आ सकता है। अगर खून आता है तो नज़र बिल्कुल ही कम हो सकती है और कभी कभी पर्दे में खिंचाव की वजह से पर्दा भी अपनी जगह से गिर सकता है।
ना इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर तो सिर्फ स्वेलिंग आ रही है, उस केस में अक्सर हम पहले आँखों में इंजेक्शन लगाते हैं। अगर स्वेलिंग कम हो जाती है, उसके बाद में हम हो सकता है उसमें लेज़र भी करें। और अगर नई नसें बन रही हैं, उस केस में रेटिना में लेज़र किया जाता है। अगर ब्लीडिंग हो जाए, ज़्यादा ब्लीडिंग हो, तो उसमें इंजेक्शन और सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर इंजेक्शंस कितने इंजेक्शंस लगते हैं? एक इंजेक्शन से इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आ जाता है? देखो, आँखों के अंदर जो हम इंजेक्शंस लगाते हैं, वो कुछ कंडीशंस में लगाते हैं। मान लो डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में खराबी हो रही हो, ब्लड प्रेशर की वजह से खराबी हो रही हो, वेसल की ब्लॉकेज हो गई हो, या फिर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन एक कंडीशन होती है जो कि ओल्ड एज में होती है, उसमें इंजेक्शंस लगाना पड़ता है। ये इंजेक्शंस जो हैं एंटी वेजेफ इंजेक्शंस बोलते हैं, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर के अगेंस्ट काम करता है। ये वेजेफ जो होता है उससे नई नसें बनती हैं और नसों में लीकेजेस होती है। ये इंजेक्शन उस लीकेज को रोकता है और नई नसों को बनने से रोकता है। ये इंजेक्शन लगाने से स्वेलिंग जो है वो कम होने की उम्मीद होती है, लेकिन इसका एक डेफिनेटिव टाइम तक ही उसका इफेक्ट होता है, इसलिए इस इंजेक्शन को रिपीटेडली लगाना पड़ता है। नाउ कितने इंजेक्शंस लगेंगे वो डिपेंड करता है कि बीमारी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, राइट। तो नॉर्मली इंजेक्शन हर महीने के महीने लगाया जाता है शुरू में, कम से कम 2-3 इंजेक्शन तो लगते ही हैं, लेकिन इसका कोई फिक्स्ड कोर्स नहीं होता कि इसमें 3 ही लगने हैं कि 4 ही लगने हैं। वो डिपेंड करता है कि बीमारी कितनी एक्टिव है, उसके हिसाब से हम इंजेक्शंस को लगाते हैं। और एक बार इंजेक्शंस लगा के बीमारी मान लो कंट्रोल में आ भी गई, उसके बाद भी जब इंजेक्शन का असर खत्म हो तो दोबारा स्वेलिंग आने का डर रहता है। इसलिए इंजेक्शंस को कई बार काफ़ी लंबे समय तक कंटिन्यू करना पड़ सकता है। उसमें एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम ट्रीट एंड एक्सटेंड बोलते हैं, क्योंकि हम हर मरीज़ को हर महीने या हर 2 महीने पे इंजेक्शन फिक्स नहीं लगा सकते। तो एक बार जब बीमारी कंट्रोल में आ जाती है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि इंजेक्शंस के बीच के इंटरवल को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दें। तो उससे हम देखते हैं, अगर इंजेक्शन का ट्रीटमेंट मैंने 4 हफ्ते से 6 हफ्ते किया, 8 हफ्ते किया, 10 हफ्ते किया, लेकिन अगर लगता है फिर दोबारा स्वेलिंग आने लगी तो मैं 10 से वापस हो सकता है 8 कर दूँ। तो हम एक काइंड ऑफ उसको टाइट्रेट करते हैं कि किस लेवल पे जाकर के हमारी डिजीज़ स्टेबल रहेगी, तो उसको हम कोशिश करते हैं पकड़ा करने की। इसको ट्रीट एंड एक्सटेंड प्रोटोकॉल बोलते हैं। इसके लिए अगेन पेशेंट का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम पेशेंट के स्वेलिंग ना होने के बावजूद उसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, तो पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि हम उसको क्यों कर रहे हैं। अगर हमने इंजेक्शन रेगुलर नहीं लगाया, दोबारा स्वेलिंग आई, तो हर बार स्वेलिंग आएगी, हर बार नज़र का नुकसान दे करके जाएगी। तो इट इज़ बेटर कि हम स्वेलिंग आने के पहले उसको प्रिवेंट कर सकें, लेकिन इंजेक्शंस को कम करने के लिए हम उसका इंटरवल बढ़ाते चले जाएं। तो इसीलिए इसमें पेशेंट का एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके लिए एक अलग वीडियो भी बनाया है ट्रीट एंड एक्सटेंड के लिए, ताकि जिनको इंजेक्शन लग रहा है वो समझ सकें और वो अपनी बीमारी को प्रॉपर्ली उसका टेक केयर कर सकें। तो सर इंजेक्शंस जो हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो, इंजेक्शंस जो है, पहली बात हम इंजेक्शंस क्यों लगाते हैं? आँख के अंदर हम डायरेक्टली इंजेक्शन लगाते हैं ताकि कम से कम वॉल्यूम में, कम से कम इंजेक्शन में आँखों में लोकली असर हो सके और उसका पूरी बॉडी पे साइड इफेक्ट ना हो। तो ब्रॉडली इंजेक्शन 2 कैटेगरीज के होते हैं। एक, जैसा मैंने कहा, एंटी वेजेफ इंजेक्शन होता है जो कि वेसल्स को ग्रो करने वाले एलिमेंट के अगेंस्ट काम करता है, और दूसरा स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन भी लगाया जाता है कुछ केसेस में जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है, तो स्वेलिंग को कम करने में काम आता है। नॉर्मली हम एंटी वेजेफ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन की चांसेस होती हैं, आँखों का प्रेशर बढ़ सकता है। तो पहले हम एंटी वेजेफ इंजेक्शन से शुरुआत करते हैं। अगर एंटी वेजेफ इंजेक्शन से फ़ायदा नहीं होता, तो या तो हम किसी दूसरे किस्म का एंटी वेजेफ दे सकते हैं या फिर हम स्टेरॉइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब शुरुआत हमने की थी तो एंटी वेजेफ सिर्फ एक ही किस्म के आते थे। आजकल हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा उसके लिए सूटेबल है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एंटी वेजेफ में जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वो एफ्लिबर्सेप इंजेक्शन प्रेफर करता हूँ। अदरवाइज़ आजकल फैरिसिमैब है, प्रोलिसिजुमैब है, रेनिबिजुमैब है, बिवासिजुमैब है, कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में। तो उसमें से कोई भी एंटी वेजेफ इंजेक्शन से हम ट्राई करते हैं। एक से नहीं फ़ायदा होता तो कभी कभी दूसरा एंटी वेजेफ, या फिर कभी हम स्टेरॉइड्स पे कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, डायबिटीज़ की बीमारी की वजह से लगा रहे हों या मैकुलर डिजनरेशन में लगा रहे हों, इंजेक्शन से कभी कभी नज़र में फ़ायदा शायद ना हो, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इन बीमारियों में जो नज़र चली जाती है वो कई बार वापस नहीं आती। लेकिन हम उसके साथ साथ में ओसीटी करके या रेटिना की फ़ोटो करके मॉनिटर करते हैं कि रेटिना की स्वेलिंग कम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इसको रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है। और जैसा मैंने कहा, अगर ट्रीटमेंट से स्वेलिंग ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हम इंजेक्शन का इंटरवल बढ़ाते चले जाते हैं। तो सर इसमें जैसे आपके पेशेंट्स में अच्छा रिस्पांस रहता है इस ट्रीट एंड एक्सटेंड प्रोग्राम में, और क्या पेशेंट्स की तरफ से आपको क्या सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, जो आप बोल रहे थे, क्या पार्टनरशिप में चाहिए? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द पेशेंट फॉर दिस ट्रीटमेंट टू वर्क? So patient and his attendant should understand what the disease is, what to expect from the treatment. राइट।
अबाउट 30% पेशेंट्स में विजन में फ़ायदा होता है, लेकिन हर पेशेंट में फ़ायदा नहीं होता। 10% पेशेंट में ट्रीटमेंट के बावजूद भी नज़र कम भी हो सकती है, बट 90% को मेंटेन कर पाते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो 100% लोगों की नज़र ख़राब होगी। तो पहला तो मरीज़ को ये समझना है कि ट्रीटमेंट का पर्पज़ क्या है। ये ना हो कि पेशेंट ने बोला जी हमने तो इंजेक्शन लगाया, हमारी तो नज़र नहीं बेहतर हुई है, उसने इंजेक्शन लगाना बंद कर दिया, और उस केस में फिर उसकी जो भी नज़र बची है वो भी ख़त्म होने का डर रहता है। तो पहला तो पेशेंट को एजुकेट इसलिए करना है कि व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द इंजेक्शन, क्योंकि अगर हमने उसको एजुकेट नहीं किया तो 2 या 3 इंजेक्शन के बाद वो निराश होकर के इंजेक्शन बंद कर देगा। दूसरा, उसे एजुकेट करना है कि इंजेक्शन इज़ नॉट अ वन टाइम ट्रीटमेंट, ये रिपीटेड इंजेक्शन लगने पड़ सकते हैं। अगर उसे ये पता है तो शुरुआत में जो बेनिफिट हुई, जो स्वेलिंग कम हुई, वो दोबारा स्वेलिंग ना आके दोबारा सारे के सारे फ़ायदे नुकसान में ना बदल जाए। इसलिए पेशेंट का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप कह रहे हैं कि अगर पेशेंट 2-3 इंजेक्शन्स के बाद में रुक जाता है या छोड़ देता है मिडवे, तो इवन दो उसकी विजन में जो भी इम्प्रूवमेंट आई है वो भी जा सकती है, और उसके अलावा और विजन खराब ही होती जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि जब जब स्वेलिंग आएगी कुछ ना कुछ डैमेज छोड़ करके जाएगी। इसीलिए जब हम पेशेंट का इंजेक्शन शुरू करते हैं उसी समय उसको सारा एक्सप्लेन भी करते हैं। मैंने उसके लिए एक वीडियो भी इसीलिए बनाया है ताकि पेशेंट एजुकेट हो सकें, क्योंकि कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो 3 इंजेक्शन का कोर्स कर लिया है। उन्हें लगता है 3 इंजेक्शन का कोर्स है, अब तो छुट्टी हो गई, हमने सारा ट्रीटमेंट ले लिया। ये बड़ी गलत धारणा लोगों के बीच में बैठ गई। कई बार हमारे कुछ आई डॉक्टर्स भी बाई मिस्टेक बोलते हैं कि 3 इंजेक्शन, नॉर्मली कम से कम 3 इंजेक्शन लगते हैं, बट ऐसा नहीं कि 3 का ही कोर्स है। तो ये बात बहुत क्लियरली पेशेंट को बतानी होती है। वो बेचारा 3 पेशेंट इंजेक्शन लगा के बोलते हैं मेरा तो काम हो गया, देन ही कम्स टू अस जब उसकी नज़र और काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है। इसलिए पेशेंट एजुकेशन बहुत ज़रूरी है इसमें। सर, डायबिटीज़ में पता कैसे चलता है कि देयर इज़ बिन अ विजन लॉस? किस तरह का विजन लॉस होता है? जैसे कि चश्मा जब लगता है उस तरह का ही विजन लॉस होता है, या फिर व्हाट काइंड ऑफ, लाइक जैसे आपने रेटिना में स्पेशली बोला फ्लैशेस एंड फ्लोटर्स, तो इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? तो देखो एक पर्टिकुलर एज के बाद नॉर्मली लोगों की विजन कम होनी शुरू हो जाती है, राइट? तो एक तो कारण होता है विजन कम होने का, सबसे कॉमन कारण होता है कि कैटरेक्ट डेवलप हो रहा है, जिसको सफ़ेद मोतिया बोलते हैं। तो कैटरेक्ट में जो नज़र कम होती है वो धीरे धीरे नज़र कम होती है, एकाएक कम नहीं होती। हाँ, कभी कभी होता है कि एक आंख में कैटरेक्ट है, मरीज़ को पता नहीं, उसने दूसरी आंख बंद की, उसको लगा अरे मेरी तो नज़र कम हो गई, तो वो नज़र नहीं कम हुई, उसको पता उस समय चला। बट मोस्टली स्पीकिंग कैटरेक्ट में नज़र धीरे धीरे कम होती है। लेकिन रेटिना की बीमारी में भले ही वो रेटिना डिटैचमेंट हो या एकाएक आंखों में खून आ जाए, उसमें नज़र एकाएक कम हो सकती है। तो कोई भी मरीज़ अगर बोलता है कि मेरी नज़र एकाएक कम हो गई, तो हमें ज़्यादा उसमें तुरंत देखना ज़रूरी होता है उसके लिए। तो अक्सर डायबिटिक रेटिनोपैथी में जो नज़र कम होती है, अगर सिर्फ स्वेलिंग है तो उसमें हो सकता है धीरे धीरे कम हो रही हो, लेकिन अगर ब्लीडिंग हो रही है या कोई सीवियर प्रॉब्लम, उसमें एकाएक नज़र भी कम हो सकती है। तो कोई भी नज़र अगर कम हो रही है मरीज़ की तो उसको तुरंत दिखाना चाहिए, या अगर जैसा मैंने कहा कोई बीमारियां अगर आपको है जिसमें पर्दे में खराबी होने के रिस्क ज़्यादा, उसको रेगुलर बेसिस पे नज़र ठीक हो तब भी रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। तो सर, इंजेक्शंस एक तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया, इसके अलावा और किस केसेस में इंजेक्शंस लगते हैं? जैसा मैंने कहा एक एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन बीमारी होती है जो कि ओल्ड एज में होती है ना। ये ARMD जो है वो 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जिसको हम ड्राई टाइप बोलते हैं, जिसमें रेटिना में स्वेलिंग नहीं होती, उसमें नज़र बहुत ख़राब नहीं होती और धीरे धीरे कम होती है। उसमें हम मल्टीवाइटामिन्स वगैरह देते हैं, लेकिन उसमें कोई मेजर ट्रीटमेंट नहीं करना की ज़रूरत पड़ती। लेकिन एक वेट टाइप होता है जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है और लीकेज होने की वजह से स्वेलिंग आ सकती है, उसमें नज़र एकाएक कम होने का खतरा होता है। उस बीमारी में रेगुलर इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है, और अगर टाइमली इंजेक्शन शुरू किया जाए तो अधिकतर मरीज़ों की नज़र बचाई जा सकती है और कुछ मरीज़ों में नज़र में बेहतरी भी हो सकती है। तो एक दूसरी बीमारी है। बाकी कभी कभी ब्लड वेसल की ब्लॉकेजेस की वजह से पर्दे में स्वेलिंग आ सकती है, तो उन सब केसेस में इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सर, जैसे कि अगर कोई भी टाइप का ब्लीडिंग अगर हो रही है, तो जो मुझे समझ में आया उसमें इंजेक्शंस लगते हैं। दीज आर सेम, द नेम्स ऑफ द इंजेक्शंस आर सेम वेदर इट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी या फिर ARMD, ब्रॉडली मतलब सेम ही इंजेक्शन यूज़ हो रहे हैं? सिमिलर इंजेक्शंस यूज़ होते हैं। तो जैसा शुरुआत में मेंटी वजह से शुरू करते हैं, कभी ज़रूरत पड़ी तो स्टेरॉइड्स दिया जाता है। कुछ एक बीमारियां हैं जिसमें यूवियाइटिस, उसमें स्टेरॉइड से ही शुरू करते हैं बिकॉज मेन प्रॉब्लम इन्फ्लेमेशन की है। बट हाँ, इसमें इंजेक्शंस मोस्टली सेम है, बट उसके इंडिकेशंस अलग अलग हो सकते साइड हैं। इफेक्ट्स क्या होते हैं इंजेक्शंस के? दीज इंजेक्शंस आर वेरी वेरी सेफ प्रोवाइडेड दे आर गिवन फॉर द राइट इंडिकेशन। तो 99.9% कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। बट हाँ, स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन में थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट्स की चांसेस होती हैं कि मरीज़ को काला मोतिया या ग्लोकोमा हो सकता है। अगर उसका कैटरेक्ट ऑपरेशन नहीं हुआ, उसका अगर नेचुरल लेंस है तो कैटरेक्ट भी जल्दी डेवलप हो सकता है। तो
इसीलिए स्टेरॉइड्स इंजेक्शन के लिए हम थोड़ा ज़्यादा केयरफुल होकर के देते हैं, एज अ सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ केसेस में जहाँ पे रेटिना में खून आया हुआ हो या रेटिना डिटैचमेंट हो, वहाँ पे रेटिना की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सर्जरी आजकल विट्रेक्टमी सर्जरी के साथ में मोस्टली हम करते हैं। वो भी सर्जरी में बहुत एडवांसमेंट्स हो गए हैं। आजकल बिना टाँके के इंजेक्शन सर्जरीज़ हो सकती हैं, जिसमें कि 25 गेज या 27 गेज के साथ किया जाता है। सर्जिकल टाइम जो पहले 3-4 घंटे लगते थे, आजकल वो आधी घंटा या 45 मिनट्स में सर्जरीज़ हो जाती हैं। रिजल्ट्स भी बेहतर हो गए हैं। तो डेफिनेटली हमारे पास काफ़ी तरीके हैं कि नज़र जाने के बाद हम उसको इम्प्रूव कर सकें। बट ऑफ कोर्स अगर आप जितना जल्दी उसमें इलाज करते हो उतने बेहतर रिजल्ट्स आते हैं, एंड प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो जस्ट बिकॉज हमारे पास सर्जरीज़ हैं, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, दैट डजंट मीन कि अगर आपको बीमारी था आप उसका रेगुलर चेकअप ना कराएं। सो वी हैव टू रिमेंबर प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। एंड अगर क्योर की ज़रूरत है तो जितना जल्दी रेटिना के केस में इलाज किया जाए, सर्जरी की जाए, उतना बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। तो सर अभी आपने बोला कि जैसे रेटिना में जल्दी से जल्दी करे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सर कैटरैक्ट में भी ऐसा होता है क्या? कैटरैक्ट क्या आजकल कहते हैं कैटरैक्ट पक जाएगा, जल्दी से जल्दी जाके सर्जरी करवाओ, ऐसा होता है क्या? देखो, आजकल होता क्या है कि हर एक आदमी कैटरेक्ट के बारे में चिंता कर रहा होता है। आई एम सो हैप्पी कि हमने इतना लंबा डिस्कशन किया, कैटरेक्ट की बारी अब आई है, क्योंकि कैटरेक्ट सबसे ज़्यादा कॉमन कॉज है नज़र के कम होने का, लेकिन वो बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली पेशेंट्स हमारे पास आके बोलते, डॉक्टर साहब देखो मेरे कैटरेक्ट तो नहीं हो रहा। वो रेटिना से ज़्यादा उनको कैटरेक्ट की चिंता होती है। मैं अक्सर उन्हें बोलता मैं कैटरेक्ट का देखता ही नहीं हूँ। अगर आपको कैटरेक्ट है भी और अगर आप अपने सारे काम कंफर्टेबली कर पा रहे हो तो कैटरेक्ट के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एकदम कैटरेक्ट पूरी तरह से मैच्योर हो जाए या जिसको पकना बोलते हैं, उस समय आपको बिल्कुल हाथ हिलना सिर्फ दिखेगा, बाकी नज़र बिल्कुल कम हो जाएगी। उतने एडवांस स्टेज पे जाके ऑफकोर्स सर्जरी मुश्किल हो जाती है। हम नहीं रिकमेंड करते कि आप इतने एडवांस स्टेज तक जाओ, लेकिन उसके कहीं पहले आपको अपने रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर आपको रोज़मर्रा का काम करने में दिक्कत हो रही है तब हम आपके कैटरेक्ट का ऑपरेशन करते हैं। मैक्सिमम आप ये कर सकते हो, एक एक आंख बंद करके आपने बार नज़र चेक कर ली कि दोनों आंखों में नज़र ठीक है कि नहीं है। ये ना हो कि एक ही आंख में कैटरेक्ट ज़्यादा बढ़ गया, आपको पता ना चले। अदरवाइज़ अगर आपको कैटरेक्ट है भी और अगर आप सारे काम जो आप करना चाहते हो कंफर्टेबली कर पाते हो तो कैटरेक्ट करने में कोई जल्दी नहीं है। हैविंग सेड दैट, हर एक कैटरेक्ट को ऑपरेट करना ज़रूरी नहीं है। जैसा मैंने कहा, अगर आपका कंफर्टेबल हो तो लेट द कैटरेक्ट बी देयर। जब आपको दिक्कत होगी हम तब ऑपरेट करके नज़र आपकी वापस आ जाएगी। अनलाइक रेटिना जहाँ पे कि डिले करने से नज़र में नुकसान होता है, यहाँ पे लेट करने से मोस्टली कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं कि कैटरेक्ट पूरी तरह से पकने के बाद ऑपरेशन कराना है, क्योंकि उस समय सर्जरी मुश्किल हो जाती है। तो जब आपको काम करने में दिक्कत होनी शुरू हो जाए तब आप सर्जरी करा लो। बिना बात के कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैटरेक्ट सर्जरी आजकल इतनी एडवांस्ड हो चुकी है, 5 से 8 मिनट के अंदर में आपकी सर्जरी हो जाती है। आप सेम डे से सारे काम कर सकते हो। 99% ऑफ केसेस में यू गेट एक्सेलेंट रिजल्ट्स। तो बिना बात के उससे सफ़र करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कैटरेक्ट है, आपको दिक्कत नहीं हो रही, वेट करो। अगर आपको कैटरेक्ट है, आपको रोज़मर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है या मुश्किल से काम कर पा रहे हो, ऑपरेट करवा लो, उसको पूरा पकने का इंतज़ार ना करो। अच्छा, कैटरैक्ट में एग्जैक्टली होता क्या है? हाउ डज द सर्जरी वर्क? सो कैटरेक्ट में होता क्या है कि जो आपकी आंखों के अंदर जो कुदरती लेंस होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। उसका काम लाइट को फॉलो करना, लाइट को जाने देना है और उसको फोकस करना है। उम्र के साथ साथ वो जो लेंस की पारदर्शिता है, जो ट्रांसपेरेंसी है, वो कम हो जाती है। उसकी वजह से आपकी नज़र धुंधली होनी शुरू हो जाती है, राइट। तो अगर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उस कैटरेक्ट को हटा करके, लेंस को हटा करके दूसरा आर्टिफिशियल लेंस वहाँ पे फिट कर देते हैं। तो ये जो सर्जरी होती है आजकल बहुत ही महीन चीरे के साथ में, लेस देन 2 मिलीमीटर के इंसिजन से, मतलब 2 मिलीमीटर से भी छोटे छेद के थ्रू आप अंदर जा करके उस कैटरेक्ट को छोटे छोटे पीसेस में इमल्सीफाई करके उसको निकाल लेते हो, और उसके बाद उसमें फोल्डेबल लेंस हम डालते हैं जो कि फोल्ड होकर के अंदर जाता है और अंदर जाके खुल जाता है। सो पूरी सर्जरी में 5 से 8 मिनट लगते हैं, कोई टाँके भी नहीं लगते। मोस्टली सर्जरी बिना कोई इंजेक्शन के कर दी जाती है। 99% जो है इसमें अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ अ वेरी वेरी सेफ सर्जरी नाउ, राइट। तो इसमें जो आप लेंस डालते हैं वो भी अलग अलग टाइप के आते हैं। बिल्कुल। तो कैसे डिसाइड करेंगे वो लेंस आपको दूर का, पास का, क्या होता है लेंस का चूज तो करने का सिस्टम? लेंस जो डालते हैं उसके 2 पर्पस हैं। एक तो ट्रांसपेरेंट होता है ताकि लाइट को अंदर जाने दे। हाँ। दूसरा जो आपकी कुदरती लेंस का काम है लाइट को फोकस करना, वो वाला पार्ट, इसमें एक पावर भी होता है ताकि लाइट आपकी जाके रेटिना पे फोकस हो सके। ना लेंसेज को सिलेक्ट करने के लिए एक हमारा अलग वीडियो भी है, आप चाहे तो उसको डिटेल में देख सकते हो। बट ब्रॉडली स्पीकिंग लेंस 2 किस्म के होते हैं, एक मोनोफोकल और एक
ट्राईफोकल या बाईफोकल या ईडॉफ लेंसेज। मोनोफोकल इज़ फॉर अ फिक्स डिस्टेंस, उतनी दूर का चीज़ आपको बिना चश्मे के दिखाई देगा, लेकिन उसके आगे या पीछे के लिए आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें ऑटो फोकस मैकेनिज्म नहीं होता जो कि हमारी कुदरती आँख में होता है। कुदरती आँख में भी आप 40 साल के बाद में वो फोकस मैकेनिज्म कम होने की वजह से आपको रीडिंग ग्लासेस लगते हैं। ये क्योंकि आर्टिफिशियल लेंस है, इसमें ऑटो फोकस नहीं होता, इसलिए आपको उसमें प्रोग्रेसिव ग्लासेस लगाने पड़ेंगे। ट्राईफोकल या बाईफोकल या ईड ऑफ में आपको एक डिस्टेंस के सिवा इंटरमीडिएट और नज़दीक का भी देख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जिस तरह का आप लेंस यूज़ कर रहे हो। उसमें आप अधिकतर काम बिना चश्मे के कर सकते हो। तो एक बेनिफिट ये है कि आपको अधिकतर काम में बिना चश्मे के काम हो जाएगा, लेकिन बहुत महीन काम के लिए आपको फिर भी हल्का चश्मा लगाना पड़ सकता है। नुकसान क्या है? हम क्यों नहीं हर किसी में ट्राईफोकल या बाईफोकल या ईड ऑफ डालते हैं? एक तो थोड़े महंगे ज़्यादा होते हैं, दूसरा उसमें जो क्वालिटी ऑफ विजन है वो थोड़ी सी इन्फीरियर हो सकती है, और कुछ पेशेंट्स जिनके पर्दे में या पीछे ऑप्टिक नर्व में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नज़र ऑलरेडी कम है, उसमें ये डालने से और ज़्यादा तकलीफ बढ़ सकती है। तो इसलिए आपका डॉक्टर जब तक रिकमेंड ना करे, आप ये ट्राईफोकल या बाईफोकल या ईड ऑफ आपके लिए सूटेबल हो सकता है ना हो। बाकी भी कैटेगरीज आती हैं, जैसे एनहांस्ड मोनोफोकल होता है जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट का भी दिख जाता है दूर के साथ साथ में। प्लस अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर हो, जैसा मैंने कहा सिलेंड्रिकल पावर के लिए आपको एक पर्टिकुलर एक्सिस में डालना होता है, तो आप उसके लिए टोरिक लेंस डाल सकते हो जो कि मोनोफोकल और ट्राईफोकल और ईड ऑफ सब में मिलते हैं। तो उससे आपको चश्मे में जो सिलेंड्रिकल पावर है वो भी उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैटरेक्ट सर्जरी आज की तारीख में कैटरेक्ट के साथ साथ एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी भी हो गई है। तो आपके डॉक्टर आपको बेस्ट सलाह दे सकते हैं कि आपके लिए क्या सूटेबल है। लेकिन अगर आपके केस में ट्राईफोकल या बाईफोकल सूटेबल नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, चश्मा भी आप लगा सकते हो। तो डू वॉट एवर योर डॉक्टर सेज। आपको अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं परेशान होना, आपको अपनी चॉइसेस बता देनी है, अपनी प्रेफरेंसेस बता देनी है। बेस्ड ऑन दैट एंड बेस्ड ऑन आपकी आंखों की कंडीशन कैसी है, आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल है। ओके, तो सर मोनोफोकल में पास का दिखता है कि दूर का दिखता है क्लियरली? देखो, मोनोफोकल में आप जैसा पावर कैलकुलेट करके डालो वैसा दिखेगा। अगर आप नज़दीक का चाहो तो नज़दीक के हिसाब से पावर कैलकुलेट करके डाल सकते हैं, दूर के लिए दूर का डाल सकते हैं। नॉर्मली हम लोग दूर के लिए फोकस फिक्स करते हैं क्योंकि अधिकतर काम आपको दूर के लिए करना होता है। हल्का सा पास का उसमें रहता है ताकि दूर का हल्का माइनस नंबर है, मेनली नज़दीक के लिए रीडिंग ग्लासेस रहे। तो एक तरह से एक करेक्टिव सर्जरी भी हो गई, जिनको बिल्कुल। दूर का नहीं दिखता वो भी करेक्ट हो जाता है। अगर हाँ, अगर आपको हाई पावर था पहले से तो कैटरेक्ट सर्जरी का एक एडिशनल बेनिफिट ये हो जाता है कि आपका चश्मे का नंबर भी हट जाता है या कम हो जाता है। नॉर्मली कैटरैक्ट क्या 70-80 एज के बाद ही होता है या फिर जल्दी भी हो जाता है? देखो, कैटरेक्ट इज़ अ पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, उम्र के साथ साथ होता है। किसी के बाल जल्दी सफ़ेद होते हैं, किसी के बाल देर से सफ़ेद होते हैं। तो हम जो है, और समहाउ इंडिया में हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ ये बीमारियां जो हैं, भली वो हार्ट डिजीज़ हो या कैटरेक्ट, वो वेस्टर्न पॉपुलेशन से करीब 10 साल पहले होती है। तो हम एज अर्ली एज 45 ईयर्स की एज में भी हमने लोगों को कैटरेक्ट ऑपरेट किया है, और कई लोग 70-80 ईयर्स की एज तक भी उनका कैटरेक्ट नहीं होता। तो इट इज़ वेरी वेरी वेरिएबल। एंड व्हाट इज लाइफ आफ्टर कैटरैक्ट? इज इट नॉर्मल? इट इज़ नॉर्मल, समटाइम्स इट कैन बी बेटर देन नॉर्मल ऑल्सो। जैसा अगर किसी को बहुत हाई पावर था तो उसका पावर भी साथ साथ में हट जाता है, दैट माइट बी बेटर देन नॉर्मल ऑल्सो। उसकी जो विजन कम हो जाती है, विजन इंप्रूव हो चुकी होती है, देन इट बिकम्स बेटर देन नॉर्मल। बट देन अगेन, आप अगर उसको एक बचपन की नज़र से कंपेयर करोगे तो इट माइट नॉट बी द सेम, बट जिस स्टेज में आपको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया उसके कंपेरिजन में यू आर डेफिनेटली मच बेटर। ओके, सो दैट आंसर्स माय क्वेश्चंस अबाउट कैटरैक्ट। एक चीज़ और पूछनी थी सर, कई बार कहते हैं कि मानसून सीजन में नहीं करवाना चाहिए कैटरैक्ट सर्जरी, ऐसा कुछ है? हाउ सीजन्स का क्या इफेक्ट होता है उस पर? देखो, ये सारी जो धारणाएं हैं ना कि कैटरेक्ट पकने के बाद करवाना है, गर्मी में बरसात में नहीं करवाना, ये पुराने समय से आ रही, जब हम कैंप में ऑपरेशन करवाया करते थे। क्योंकि लॉजिस्टिक रीजंस की वजह से कैंप की जो सर्जरीज है बारिशों के समय या गर्मियों के समय मुश्किल होती थी करनी, इसलिए जाड़ों में ज़्यादा किया जाता था। आजकल हम अपने घर में रहते हैं, हमारा कोई बाहर एक्सपोजर नहीं है, तो सीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, पहले जब सर्जरी करते थे तो हम करीब 10-12 मिलीमीटर का चीरा लगाते थे, टाँके लगते थे। अब वो 2 मिलीमीटर से भी छोटे का चीरा होता है, कोई टाँके नहीं लगते, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। तो आजकल की सिचुएशन में सीज़न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने खुद के रिलेटिव्स का भी गर्मियों में बरसातों में भी ऑपरेशन करते हैं, तो उससे सीज़न का कोई फ़र्क नहीं। सर, कैटरैक्ट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी अबाउट ग्लोकोमा। तो सर, एक तो ग्लोकोमा को काला मोतिया क्यों कहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो, कैटरेक्ट और ग्लोकोमा का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये 2 कॉमनेस्ट कॉजेज होते थे नज़र के कम होने के। तो सफ़ेद मोतिया का मतलब क्या होता है, आपका जो लेंस है वो वाइट हो जाता है। हाँ। और जब बहुत ज़्यादा पक जाता है तो बिल्कुल मोती जैसा दिखाई देता है, तो दैट्स हाउ इट गॉट द नेम सफ़ेद मोतिया। हाँ। नाउ काला मोतिया क्योंकि ज़्यादा डेंजरस होता है,
तो उसको उसी कॉमन लैंग्वेज में मोतिया में काला बोल दिया गया कि जो है इसमें आपको वाइटनेस नहीं दिख रही है, बट दिस इज़ मोर डेंजरस, इसलिए उसको काला मोतिया का नाम दे दिया गया। So glaucoma is more dangerous than cataract. यस, जैसा मैंने कहा ग्लाकोमा में जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती। सर न्यूज़ पे आजकल तो नई आई ड्रॉप्स का भी आ रहा है कि आई ड्रॉप से चश्मे हट जाते हैं। ऐसे इस आई ड्रॉप के बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो ये जिस आई ड्रॉप की आप बात कर रहे हो, प्रेस व्यू के नाम से इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है और काफ़ी सीवियर उसकी मीडिया पब्लिसिटी हुई कि इससे चमत्कारी दवाई है, चश्मा हट जाएगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बातें उसमें नहीं बताई गई उसके बारे में भी सबको पता होना चाहिए। पहली बात, ये ऐसी कोई चमत्कारी दवाई नहीं है, इससे आपके सारे चश्मे नहीं हटेंगे। सिर्फ पढ़ने का जो चश्मा आपको 40 साल के बाद में लगता है, वो कुछ मरीज़ों में 40 से 50 साल की एज में ड्रॉप्स डालने के बाद आप बिना चश्मे के शायद पढ़ पाओगे, लेकिन इसका असर भी 5-6 घंटे ही रहता है, पहली बात। दूसरी बात, इसके अपने नुकसान भी हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने जाए केमिस्ट के पास से लेके आंखों में डालना शुरू कर दे। पहली बात है, हर एक आदमी को फ़ायदा नहीं देगी और इसमें पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस या साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और कुछ उसमें से बड़े सीरियस कॉम्प्लिकेशंस जैसे रेटिना डिटैचमेंट या रेटिना टीयर भी हो सकता है। तो इसको इतना लाइटली ना लें। ये दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं लेनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ केमिस्ट के पास से दवाइयाँ बड़ी आसानी से लोग ले लेते हैं। कई बार हमने देखा आंखों के इन्फेक्शन में लोग स्टेरॉइड्स डालना शुरू कर देते हैं, उससे आंखें ख़राब हो जाती हैं। सिमिलरली अगर आप ये दवाई भी केमिस्ट से लेके डालना करना शुरू कर दोगे, हो सकता है आपको डैमेज भी कर सके। तो पहली बात, इसको अपने मन से नहीं डालना। दूसरी बात, ये कोई नई दवाई नहीं है। हम ग्लाकोमा की बात कर रहे थे। ग्लाकोमा में सबसे पहली दवाई जो हमने यूज़ करनी शुरू की थी, 75 साल से भी ज़्यादा हो गए, वो पाइलोकार्पिन ड्रॉप्स होती थी जो 2% यूज़ की जाती थी। उसके बाद में उसमें बड़े सारे साइड इफ़ेक्ट्स पाए गए, बट हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं होते थे, तो वही यूज़ होती थी। लेकिन जब नई ड्रॉप्स आई तो आजकल ग्लाकोमा में ये दवाई ऑलमोस्ट यूज़ होनी बंद हो गई है, एक्सेप्ट बहुत ही सिलेक्टिव केसेस में एंगल क्लोजर टाइप ग्लाकोमा में एक्यूट सिचुएशंस में इसको यूज़ किया जाता है। अदरवाइज पाइलोकार्पिन ऑलमोस्ट यूज़ होनी बंद हो गई थी क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा थे, हमारे पास बेहतर दवाइयाँ अवेलेबल थी। अब ये जो नई दवाई आई है जिसको लॉन्च किया गया बड़ा मैजिकल दवाई करके, वो सिर्फ 2% की जगह 1.25% ऑफ पाइलोकार्पिन है। तो इसमें कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन वो करती क्या आती है दवाई, उससे आपकी जो पुतली होती है, जो प्यूपल्स होती है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब प्यूपल्स कंस्ट्रिक्ट, नॉर्मली हमारी जो प्यूपल्स होती हैं वो एक तरह से कैमरे के अपर्चर के बराबर होती हैं। जैसे आप अगर फोटोग्राफी करते हो, आप ब्राइट लाइट पे जाते हो तो कैमरे का अपर्चर छोटा हो जाता है, डिम लाइट में आप कैमरे का अपर्चर बड़ा कर लेते हो। सिमिलरली हमारी आंखों में जब आप ब्राइट लाइट में जाते हो आपकी प्यूपल छोटी हो जाती है ताकि आपको आंखें चुंधियाए नहीं, लेकिन आप जब कम लाइट वाली कंडीशन में आते हो कि पुतली फैल जाती है ताकि ज़्यादा लाइट आ सके। राइट, आपने नोटिस किया होगा, आप एक ब्राइट लाइट से अगर कमरे में आते हो जहाँ कम लाइट है तो कुछ टाइम लगता है आपको एडजस्ट होने में, क्योंकि प्यूपल्स आर गेटिंग एडजस्टेड टू दैट। अगर आपने दवाइयों से उसकी प्यूपल को छोटा कर दिया तो उससे आपका डेप्थ ऑफ फोकस बढ़ जाता है, उससे आप रीडिंग कर पाते हो। लेकिन उसके नुकसान क्या हैं कि आपकी पुतली वापस से डायलेट नहीं हो रही, तो जब आप कम लाइट की कंडीशन में आओगे आपकी नज़र उसमें धुंधली रहेगी। अच्छा। अगर आपके छोटा सा कैटरेक्ट सेंट्रल एरिया में है, नॉर्मली आपको परेशान नहीं कर रहा, लेकिन अगर हमने आपकी पुतली छोटी कर दी तो आपको छोटा सा कैटरेक्ट भी परेशान करना शुरू कर देगा। आपको फ्यूचर में कभी कैटरेक्ट सर्जरी करानी या रेटिना की कोई ट्रीटमेंट कराना, उसके लिए हम पुतली फैलाते हैं। अगर आप बार बार ये दवाई यूज़ करो तो हो सकता है आपकी पुतली फैलने में दिक्कत हो, उससे आगे की सर्जरी में दिक्कत आ सकती है। और कई मरीज़ों में इसकी वजह से हेडेक भी होता था, तो हेडेक हो सकता है पेशेंट्स को। कभी कभी इसमें फ्लक्चुएशन भी हो सकता है विजन का, कि आपके नज़दीक की तो थोड़ी बेहतर लेकिन दूर की नज़र कम हो गई। और ये सब इतने मूवमेंट्स की वजह से कभी कभी रेटिना में टीयर और रेटिना डिटैचमेंट जैसी सीरियस प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जिससे नज़र जाने का खतरा भी हो सकता है। तो अगर पहली बात तो इसको हर किसी को एडवाइज़ नहीं करना चाहिए, और अगर एडवाइस करे भी तो उसके पहले डिटेल में रेटिना का पूरा चेकअप होना चाहिए कि रेटिना में कोई वीक स्पॉट्स तो नहीं है। मरीज़ को ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ताकि भगवान न करे कोई प्रॉब्लम अगर हो तो तुरंत आपके ट्रीटमेंट कर सके। इसलिए इसको अगर यूज़ करना भी है तो बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ करना है। इर्रिस्पॉन्सिबल तरीके से जैसे इसको एकदम प्रमोट किया गया है हर एक चैनल में कि ये तो जो जादुई दवाई आ गई, इससे चश्मा हट जाएगा। कई लोग सोचते हैं इससे आपका दूर का चश्मा भी हट जाएगा, माइनस पावर भी हट जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बड़े लिमिटेड रोल उसका हो सकता है, और वो भी लिमिटेड रोल आपको एक चश्मा नहीं लगाना हो, लेकिन उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो पर्सनली मैं तो अपने आँखों में और अपनी मरीज़ों की आँखों में इसको इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन अगर कोई करता भी है तो बड़ा सोच समझ करके करे और इसके फ़ायदे नुकसान जान करके प्रॉपर चेकअप कराने की बात करे। और ओवर द काउंटर केमिस्ट से खरीद के तो बिल्कुल भी ना करें, इसको इतना लाइटली ना ले इस बारे में।
So it's basically like how you scrunch Yes. your eyes and then you're able to focus better. Yes. जो हम लोग So करते हैं पर्दे it's के called the pinhole effect. जैसे अगर हम कोई पेशेंट हमारे पास चेकअप के लिए भी आता है, हमें लगता है कि इसको चश्मे के नंबर की ज़रूरत है, तो हम उसको एक पिन होल से पढ़ा के दिखाते हैं कि पता चले कि उसकी कितनी नज़र हो सकती है। द सेम पिन होल इफेक्ट को हम रिक्रिएट करते हैं। अच्छा। लेकिन अगर आपने कभी किसी पिन होल से देखा हो या किसी कागज में एक छोटा सा छेद बना के उससे देखो, आपको दिखेगा, लेकिन वो चीज़ों में ना थोड़ा सा लाइट कम हो जाएगी, लो लाइट में कम दिखेगा। तो सेम काइंड ऑफ सिचुएशन आपकी आंखों में की जा रही है। आप कागज तो अपने आगे से आँख के आगे से हटा सकते हो, लेकिन वो तो आपकी आंखों में चेंज हो गया ना। सो देयरफॉर इट इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड रिकमेंड फॉर एवरीवन। हाँ, किसी एक स्पेशल केस में अगर पेशेंट को पता हो तब उसको यूज़ करे तो बात अलग है, बट बिना डॉक्टरी सलाह के उसको यूज़ ना करें। तो और दूसरा, अगर आप मान लो रात को ड्राइव कर रहे हो, उस समय आपको दिक्कत हो सकती है, तो कंपनी वाले रिकमेंड करते हैं दिन में एक बार यूज़ करो। दैट मीन्स कि आपकी 5-6 घंटे नज़र थोड़ी सी नियर की बेटर होगी, उसके बाद फिर धुंधली हो जाएगी, तो आप बड़ा कंफ्यूज स्टेट में रहोगे, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। बट एनी वे, दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस दैट पीपल विल हैव टू। So, sir, thank you for joining us today and answering all of our questions. And is there anything that you would like to say? Any message that you would like to give to the viewers? या सो थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो एज आई सेड कि आपको पहली बात तो अपनी आँखों के बारे में जानना ज़रूरी है। रादर अपनी आँखों के क्या, अपने सारे शरीर के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, कई बार पेशेंट आता है, जी आपने पहले प्रॉब्लम क्या थी, वो सिर्फ दवाइयाँ दिखा देता है। तो आपका हक है कि आप अपने डॉक्टर से पूछो कि मेरी आँखों में क्या प्रॉब्लम है या मेरे शरीर में क्या प्रॉब्लम है, ताकि आपको पता हो कि आपको किस लिए इलाज किया जा रहा है, ताकि आप अपनी सेहत का बेहतर ध्यान रख सको। दैट इज़ नंबर 1। बाकी हमने आज जो सारा डिस्कशन हुआ वो समहाउ एकदम चाइल्डहुड से आपने शुरुआत करते हुए, चाइल्डहुड से हम एडोलेसेंस पे गए, उसके बाद हम एडल्टहुड में आए जब ड्राइनेस की बात हुई, फिर हम ओल्डर एज में गए जब बाकी एज रिलेटेड बीमारियों की बात हुई। सो ये समहाउ जो है फ्रॉम बर्थ टूवर्ड्स द ओल्ड एज हुआ है। तो लेट अस टेक इट वन स्टेप फर्दर टू डेथ ऑल्सो। कैन वी बी ऑफ यूज टू द सोसाइटी इवन आफ्टर वी डाई? क्या हम मरने के बाद भी सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारी आंखें अगर हम दान कर दें तो हमारी आंखों से 2 से ज़्यादा लोगों को नज़र मिल सकती है, क्योंकि हमारी आंखों की जो पुतली होती है, जो आगे वाला ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, वो किसी और को लगा करके उससे उसको बेनिफिट दिया जा सकता है। सो हम सबको ज़रूर ये प्लेज करना चाहिए कि हम मरने के बाद हम अपनी आंखें दान करें। और हमारे परिवार में अगर किसी की डेथ हो तो किसी भी परिवार वाले को ज़रूर याद रखना है कि आप आई बैंक को इन्फॉर्म करें, ताकि 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर आई को रिट्रीव किया जा सके, ताकि किसी और की नज़र आ सके। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी नोबल कॉज। और हमारी गीता में भी लिखा है कि शरीर नश्वर है, तो आपको शरीर से मोह कुछ नहीं करना। आपके मरने के बाद आपका शरीर किसी काम का नहीं है, लेकिन अगर उससे कुछ लोगों को रोशनी मिल सकती है, अगर आपके शरीर के और अंगों से किसी और की ज़िंदगी बच सकती है, तो इससे बड़ा पुण्य का काम और कोई नहीं हो सकता। सो लास्ट में मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा कि आप अपनी आँखों के बारे में नॉलेज रखें और मरने के बाद अपनी आँखों का डोनेशन अपना और अपने परिवार वालों का ज़रूर करें। दिस इज़ अ वेरी नोबल कॉज। So let's end today's session on this very important note. हम अपनी आंखें डोनेट करके बहुत सारे लोगों का फ़ायदा कर सकते हैं। और डॉक्टर गरोडिया को मैं बोलना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। यू हैव आंसर्ड ऑल ऑफ आवर क्वेश्चंस इन अ वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड मैनर, एंड इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। आई वुड लाइक टू आस्क ऑल द व्यूअर्स कि अगर आपको कोई भी सवाल है जो आप डॉक्टर गरोडिया से पूछना चाहेंगे, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप किसी भी आँखों की डिजीज़ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं इन अनदर पॉडकास्ट, प्लीज़ आप उसको कमेंट करिए उसके बारे में, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बाय बाय।